अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल फाइल्स ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। मेरी ज़िंदगी के इस यादगार वाक़ये का ताल्लुक़ राजस्थान से है। इन दिनों में जोधपुर के नज़दीक एक थाने में तैनात था। दोपहर के वक्त मोटी गर्दन और हशाश बशाश चेहरे वाला एक शख्स थाने में दाखिल हुआ। उसने अपना तारुफ कराते हुए बताया, मैं गढ़ी से आया हूँ और छोटी बेगम ने भेजा है और ये ख़त आपके लिए दिया है। गढ़ी और छोटी बेगम का नाम सुनकर मैं बेख्तियार चौंक गया। जिस इलाके को गढ़ी कहा जाता था वो छोटी मोटी रियासत से कम नहीं था। यहाँ के जागीरदार कंवर अमर सिंह को मैं अच्छी तरह जानता था। इलाके में इनकी शोहरत थी। शिकार और नस्ल नस्ल के कुत्ते पालने से इन्हें ख़ास लगाव था। वो काफ़ी अरसे बीमार रहने के बाद चंद ही माह पहले सोरगबाशी हुए थे। अब कंवर अमर की बड़ी बेटी निर्मला ने जागीर का इंतज़ाम संभाल लिया था। छोटी बेगम दरअसल निर्मला ही को कहा जाता था। अब इस छोटी बेगम ने मेरे नाम कोई ख़त भेजा था। मैंने मोटी गर्दन वाले शख्स से ख़त लेकर पढ़ना शुरू किया। लिखा था, इंस्पेक्टर नवाज़ खान साहब, अपने मैनेजर राजपाल को ये ख़त देकर भेज रही हूँ। पिताजी आपकी बड़ी तारीफ़ किया करते थे। आपको याद होगा एक मर्तबा आपके सामने ही उन्होंने मुझसे कहा था कि अगर मुझे किसी वक्त मदद की ज़रूरत हो तो बिला तकल्लुफ़ आपसे रब्ता कर सकती हूँ। इस वक्त मैंने सोचा भी न था कि इतनी जल्दी पिताजी हमसे जुदा हो जाएंगे और मुझे एक अहम मसले के लिए आपकी मदद के लिए आपको पुकारना पड़ेगा। नवाज़ साहब, सच्ची बात यह है कि मैं दिल से आपकी मद्दाह हूँ। मुझे विश्वास है कि अगर कोई इस वक्त मेरी मदद कर सकता है तो वो आप हैं। बराए मेहरबानी आप अपने कीमती वक्त में से चंद रोज़ की फुर्सत निकाल कर गढ़ी आ जाएं। बाकी बातें मैं आपको यहाँ पहुँचने पर बताऊँगी। मैं आपकी मजबूरी समझती हूँ, इसीलिए मैंने एक ख़त एसएसपी मिस्टर इस्मत वॉल्टर साहब के नाम भी तहरीर कर दिया है। उम्मीद है कि एसएसपी साहब को आपकी गढ़ी आने पर कोई एतराज़ नहीं होगा। फ़कत आपकी परस्तार निर्मला देवी। मैंने अपनी तारीफ़ का ये मुख्तसर ख़त 2 दफ़ा पढ़ा। निर्मला की सूरत निगाहों में घूमने लगी। आज से 2 साल पहले मैं अक्सर गढ़ी में जाता था। इन दिनों निर्मला आगरा यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी। वो बड़ी ज़हीन और समझदार लड़की थी। जागीरदार कंवर अमर सिंह अक्सर जागीर के मामलात में इससे मशवरा लिया करते थे। एक बार एक केस के सिलसिले में पूरे 2 माह मैं गढ़ी में रहा था और इन दिनों निर्मला से मेरी काफ़ी जान पहचान हो गई थी। मैंने ख़त देखने के बाद एक तरफ रख दिया और मैनेजर राजपाल से पूछा कि एसएसपी साहब वाला ख़त कहाँ है। राजपाल ने जवाब दिया कि मैं जोधपुर से होकर आया हूँ। वो ख़त मैंने उन्हें दे दिया था। जवाब में एसएसपी साहब ने ये रुका आपके लिए भेजा है। मैनेजर ने एक बार फिर जेब में हाथ डाला और एक दूसरा रुका निकालकर मेरे सामने रख दिया। एसएसपी साहब ने लिखा था कि अगर थाने में कोई ज़्यादा अहम केस नहीं और मैं सब इंस्पेक्टर को कायम मकाम बनाकर गढ़ी जा सकता हूँ तो एक चक्कर वहाँ का ज़रूर लगा के आऊँ। अमर सिंह ने अपनी ज़िंदगी में हमेशा कानून की मदद की। हमें इस वक्त उसकी मदद करनी चाहिए और उसकी बेटी को मुश्किल में तनहा नहीं छोड़ना चाहिए। इसका मतलब था कि निर्मला देवी ने मुझे गढ़ी बुलाने का पक्का इंतज़ाम किया है, मगर मैं भी अपनी मर्ज़ी का मालिक था। इसके अलावा मुझे थाने में 1-2 काम भी थे। मैंने टाल मटोल करके मैनेजर को वापस भेज दिया। मैनेजर चला तो गया, लेकिन ठीक 2 रोज़ बाद फिर आधमका। इस दफ़ा उसके साथ निर्मला का तवील दरख्वास्तनामा था जिसमें मुझसे जल्द से जल्द गढ़ी पहुंचने की दरख्वास्त की गई थी। इस सारे मामले की खबर थाने के अमले को हो चुकी थी। इसके अलावा जोधपुर हेडक्वार्टर में भी चर्चे हो रहे थे कि नवाज़ खान को गढ़ी की जागीरदारनी ने बुलवाया है। एक तरह ये बड़े एजाज़ की बात थी कि जागीरदारनी ने एसएसपी को ख़त लिखकर मुझ पर अपने एतमाद का इजहार किया था। कंवर अमर सिंह का ख़ानदान बड़ा बाअसर था और अगर वो लोग चाहते तो कमिश्नर तक कामकाज छोड़कर वहां पहुंच सकता था और इनके नखरे उठा सकता था। ख़त वाला वाक़या मशहूर होने के बाद एक डीएसपी साहब जोधपुर से चलकर मुझसे मिलने आ चुके थे। वो सिर्फ मेरी सूरत देखने आए थे कि वो कौन सी ज़ात शरीफ है जिसे गढ़ी की जागीरदारनी ख़त लिखकर बुलवा रही है और जिस पर कंवर अमर सिंह इतना भरोसा करते थे। बहरहाल अपने मुंह से ज़्यादा तारीफ अच्छी नहीं लगती। जब निर्मला देवी का मैनेजर दूसरी मरतबा पैगाम लेकर मेरे थाने पहुंचा तो मैंने ये फैसला किया कि एक चक्कर वहां का लगा ही लेना चाहिए। मैंने मैनेजर से कहा कि कल शाम या परसों दोपहर
मैं गढ़ी पहुंच जाऊंगा। वो मुझे साथ ले जाना चाहता था और इस मकसद के लिए एक शानदार बग्गी भी लेकर आया था। बहरहाल जब उसने मेरी नीयत भांप ली तो हथियार डाल दिए और बोला, नवाज साहब, बेहतर है कि अब आप और ताखीर ना करें। मैं आपको बता नहीं सकता कि छोटी बेगम किस कदर परेशान हैं। खाती हैं न पीती हैं, सारी सारी रात जागती हैं। हमें तो देखकर डर लगता है, पता नहीं क्या बात है। मैंने कहा, राजपाल, तुम छोटी बेगम के मैनेजर हो या हवेली में घास खोदते हो? एक मैनेजर को हर मामले की खबर होनी चाहिए, या फिर तुम जानबूझकर छुपाने की कोशिश कर रहे हो? जवाब में राजपाल ने फौरन गीता की कसम उठाई और बोला, मुझे कुछ पता नहीं है। 2-3 हफ्ते पहले हवेली में चोरी की वारदात हुई थी। चोर अभी हवेली के अहाते ही में थे कि चौकीदारों को पता चल गया। उन्होंने चोरों को ललकारा। इनमें से एक तो भाग गया, लेकिन 2 पकड़े गए। दोनों को मकामी पुलिस के हवाले कर दिया गया। चोरी चकारी इलाके का मामूल है। ये कोई ऐसी खौफनाक बात नहीं थी, मगर मेरा अंदाजा है कि छोटी बेगम की परेशानी इस वारदात के बाद ही शुरू हुई है। शायद इनके दिल में कोई वहम जड़ पकड़ गया है। मैंने मैनेजर से पूछा, क्या तुम पूरे यकीन से कह सकते हो कि हवेली में घुसने वाले चोर ही थे? मैनेजर ने कहा, जनाब, ये मालूम करना तो पुलिस का काम है। वैसे पकड़े जाने वालों में से एक लंगड़े को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। वो पेशावर चोर है, नकब लगाने में से मास्टर समझा जाता है। जब वो गिरफ्तार हुआ, उसके लिबास में नकब लगाने का सामान छुपा हुआ था। मैंने मैनेजर को मजीद कुरेदने की कोशिश की, लेकिन या तो इसे मालूम ही इतना था, या वो छुपाने का फरीजा अंजाम दे रहा था। अगले रोज मैं और बिलाल शाह गढ़ी के लिए रवाना हो रहे थे। हम सादा लिबास में थे। गढ़ी को 2 रास्ते जाते थे। एक तो घोड़ों और टांगों वगैरह के लिए था। इस रास्ते से गढ़ी का फासला 15 कोस के करीब था। दूसरा रास्ता बजरिया बस था। बस गढ़ी से 3 मील दूर पुख्ता सड़क पर उतार देती थी। वहां से पैदल या टांगे पर जाना पड़ता था। ये रास्ता तवील मगर निस्बतन आरामदेह था। हमने यही रास्ता इख्तियार किया। बस मिलने में कुछ देर लगी, जिसकी वजह से हम शाम से थोड़ी देर पहले गढ़ी पहुंच सके। गढ़ी में कंवर अमर सिंह की हवेली अपनी मिसाल आप थी। इसे देखकर किसी छोटे मोटे किले का गुमान होता था। हम हवेली के सदर दरवाजे पर पहुंचे तो 2 बावर्दी चौकीदारों ने इस्तकबाल किया। गेट के बाद एक नीम तारीख डेवड़ी से गुजर हुआ। यहाँ दीवारों पर देवी देवताओं की मूर्तियां नक्श थीं। डेवड़ी के बड़े मेहराबी दरवाजे से गुजरकर हम हवेली के अहाते में आ गए। यहाँ घास के खूबसूरत किते थे, फव्वारे थे और फूलों से सजी हुई रविशें थीं। अहाते के ऐन वस्त में सरसब्ज घास पर बहुत सी कुर्सियां मेजें लगी हुई थीं और खुश लिबास मेहमान खुशगपियों में मसरूफ थे। एक तरफ संगमरमर के चबूतरे पर इलाके का सबसे मशहूर सारंगी नवाज उस्ताद सितारे खान अपने फन का जादू जगा रहा था। मेहमानों में काले अंग्रेजों के अलावा गोरे अंग्रेज भी मौजूद थे। गोरी मेमें सबसे नुमायां नजर आ रही थीं, लेकिन इन मेमों से भी गोरे और खूबसूरत चेहरे वाली एक और औरत यहाँ मौजूद थी, और वो थी निर्मला देवी। अपने ज़रबख्त लिबास और लंबे बालों के साथ वो वाकई कोई राजकुमारी नजर आ रही थी। पिछले 2 साल में उसका मलाकुती हुस्न कुछ और भी निखर गया था। इसे मेरी आमद की इत्ला हो चुकी थी, लिहाजा जूं ही मैं बिलाल शाह के साथ अहाते में पहुंचा, वो मेरी तरफ मुतवज्जा हो गई और उठकर हमारे पास आई। नमस्ते करके हाल अहवाल पूछा और मोअज़्ज़िज़ मेहमानों के साथ बैठने के लिए जगह दी। बिलाल शाह एक दुबले पतले अंग्रेज के पहलू में बैठकर बड़ा खुश हो रहा था, और फिर सामने मेज पर बिस्किटों और पेस्ट्रियों का ढेर भी तो लगा था। इसके दिल में लड्डू न फूटते तो और क्या होता। बेशतर मेहमान हमारी तरफ सवालिया नजरों से देख रहे थे, लिहाजा निर्मला देवी को हम दोनों का तारुफ भी कराना पड़ा। इस तारुफ में जाहिर है मेरी तारीफ शामिल रही होगी। निर्मला देवी ने इस 2 बरस पहले के केस का भी जिक्र किया, जिसकी वजह से मुझे कई हफ्ते इसी हवेली में गुजारने पड़े थे। तन्हाई में निर्मला देवी से मेरी पहली मुलाकात इसी रोज रात को हुई। एक अर्दली हमारे कमरे में पहुंचा और उसने इतला दी कि नशिस्तगाह में छोटी बेगम आपको याद कर रही हैं। मुझे मालूम था ऐसा होगा, लिहाजा 11 बजे के बावजूद मैंने अभी तक शब ख्वाबी के कपड़े नहीं पहने थे। मेहमान खाने से निकलकर मैं अर्दली के हमरा नशिस्तगाह में पहुंचा। इस वसी और इस कमरे में निर्मला देवी तन्हा बैठी थी। नशिस्तगाह में दर्जनों फानूस थे, लेकिन सिर्फ 2 जल रहे थे, और इनकी मध्यम रोशनी में निर्मला देवी का चेहरा बेहद जर्द दिखाई देता था। मुझे लगा जैसे चंद घंटे पहले बाहर लान में जो लड़की मेहमानों के साथ चहक रही थी वो कोई और थी, और इस कमरे में जो उदास और खौफजदा छोटी बेगम बैठी है वो कोई और है।
मेरे आने से पहले ही चाय के बर्तन मेज पर रखे हुए थे। निर्मला ने अपने हाथ से चाय बनाई और एक प्याली मेरी तरफ सरका दी। सर्द हवा किसी अधखुले रोशनदान से गुजरकर फानूस की रोशनी से अटखेलियां करने लगी। निर्मला ने अपने शानों पर कीमती शाल को संभाला और खिड़की से बाहर गहरी तारीकी को घूरते हुए बोली, इंस्पेक्टर साहब, जैसा कि आप जानते हैं, हम जमींदार लोग ना भी चाहें तो बहुत सी दुश्मनियां खामखा पैदा हो जाती हैं। मुझे भी पिताजी की तरफ से बहुत सी अदावतें फिर से में मिली हैं। मालूम नहीं क्यों कुछ दिन से मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई शख्स मेरी जान का दुश्मन बना हुआ है। एक दो वाकयात ऐसे हुए जिन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा परेशान किया। मैं कोई बुज़दिल लड़की नहीं हूँ और ये बात आप भी जानते होंगे, मगर कुछ दिनों से मेरा दिल डरा हुआ है। पिछले हफ्ते की बात है, मैं सारी रात जागती रही और रोती रही। मुझे पिताजी बड़ी शिद्दत से याद आ रहे थे। वो थे तो जिंदगी कितनी सहल और महफूज थी। कोई गम नहीं था, फिक्र अंदेशा नहीं था। मगर अब बखेड़ों और नित नए मसाइलों के सिवा और कुछ भी नहीं है। इस रात अचानक मुझे पिताजी की बात याद आई जो उन्होंने मुझे आपके बारे में कहा था। नवाज साहब, सच पूछिए तो मुझे यूं लगा जैसे एकदम बहुत बड़ा बोझ मेरे सर से उतर गया है। मैं खुद को कोसने लगी कि इससे पहले मैंने इस अंदाज में क्यों नहीं सोचा। अब आपको इन दीवारों में अपने सामने देख रही हूँ तो यूं महसूस हो रहा है कि कई रात के बाद आज पहली बार चैन की नींद आएगी। निर्मला देवी काफी देर बातें करती रही और मैं सुनता रहा। साफ महसूस हो रहा था कि वो जबरदस्त ज़हनी दबाव का शिकार रही है और अब मेरी मौजूदगी से उसे हौसला मिला है। लेकिन उसके साथ ही मैंने ये अंदाज़ा भी लगाया कि वो अपनी परेशानी का सबब छुपाने की कोशिश भी कर रही है। मैंने पूछा, निर्मला देवी, आपने अपने डर की वजाहत नहीं की। आखिर किसकी तरफ से खतरा है आपको और इस खतरे का सबब क्या है? निर्मला ने कहा, नवाज साहब, मैं आपसे कुछ छुपाना नहीं चाहती और मुझे छुपाना भी नहीं चाहिए, लेकिन मैं खुद अभी किसी नतीजे पर नहीं पहुंची हूँ। अगर आप मुझे चंद दिन की मोहलत दे दें तो मैं ज़्यादा आसानी के साथ आपसे बात कर सकूंगी। मैंने कहा, निर्मला देवी, मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। शायद कल या परसों मुझे यहाँ से वापस जाना पड़े। मैं चाहता हूँ कि मुझे आपके मसले का पता लग जाए और अगर कोई काम मेरे लायक है तो वो मैं अंजाम दे दूँ। यकायक निर्मला के खूबसूरत चेहरे पर बेपनाह मायूसी फैल गई। वो बोली, नवाज साहब, मुझे अफसोस है कि मैं आपको अपनी बात ठीक तरह समझा नहीं सकी। ये बड़ा गंभीर मसला है। समझिए कि मेरी ज़िंदगी और मौत का मसला है। अगर आप मुझे ज़िंदगी और मौत की कशमकश में छोड़कर जाना चाहते हैं तो फिर बेशक चले जाइए, मैं आपको नहीं रोकूंगी। मैंने देखा कि निर्मला की आंखों में आंसू चमक रहे हैं। उसका दिल बहुत बुरी तरह दुखा हुआ था। वो लड़की जिसे इलाके के लोग छोटी बेगम कहते थे और महारानी का रुतबा देते थे, तन्हाई में मेरे सामने बेचारगी की तस्वीर बनी बैठी थी। एकदम मुझे इस पर तरस सा आने लगा। मैंने कहा कि इसका मतलब है कि आप मुझे यहाँ रोकना चाहती हैं और ये भी बताना नहीं चाहती कि क्यों रोक रही हैं। वो बोली, मैं बताने से इनकार नहीं कर रही, सिर्फ थोड़ा सा वक्त चाहती हूँ ताकि जो कुछ बताऊँ वो आपके लिए सूदमंद हो, ना कि आपको उलझा कर रख दे। इस बात पर निर्मला देवी से लंबी बहस की जा सकती थी, मगर उसकी शीशा आंखों में आंसुओं की चमक देखकर मैंने बहस का इरादा मुलतवी कर दिया। कुछ देर की गुफ्तगू के बाद हम दोनों में ये तय पा गया कि मैं कम से कम 5 रोज यहाँ कयाम करूँगा और इस दौरान निर्मला मुझे असल बात से आगाह कर देगी। निर्मला ने मेरे और बिलाल शाह के लिए एक ऐसा कमरा खाली करा दिया जो उसकी ख्वाबगाह के बिल्कुल करीब था। अगली 2 रातें हमने इसी कमरे में गुजारी जो निर्मला की ख्वाबगाह के बिल्कुल साथ था। तीसरी रात 11 बजे के करीब मैं सोने के लिए लेट गया, लेकिन बिलाल शाह बदस्तूर जाग रहा था और कमरे में टहल रहा था। टहलते टहलते वो बार बार रुकता, गर्दन को कभी लंबा और कभी छोटा करके जोरदार डकार लेता और फिर टहलना शुरू कर देता। अब आप समझ ही गए होंगे कि इसे नींद क्यों नहीं आ रही थी। पेट में ऊपर से नीचे तक अनाज ही अनाज भरा हुआ हो तो नींद बेचारी क्या करे। मैं बज़ाहिर आंखें बंद किए लेटा था, लेकिन कभी कभी दुज़दीदा निगाहों से बिलाल शाह की हरकत व सकनात देख लेता था। जल्दी बिलाल शाह ताड़ गया कि मैं जाग रहा हूँ। वो अपनी डकारबाजी छोड़कर मेरे पास आ बैठा और कहने लगा, खान साहब, मुझे एक बात की समझ नहीं आई। छोटी बेगम ने हमें अपने गोडे से लगाकर क्यों रखा हुआ है? बिलाल शाह का मतलब था कि निर्मला ने हमें अपनी ख्वाबगाह के इतने करीब कमरा क्यों दिया है। मैंने कहा, शाह जी, ये तो वही बता सकती है।
وہ میزبان ہے اور ہم مہمان، وہ جہاں جی چاہے ٹھہرائے، لیکن تم اپنی آواز ذرا دھیمی رکھو، بیچ میں صرف ایک دیوار ہے، یہ نہ ہو وہ سن لے۔ بلال شاہ دھیمی آواز میں بولا، خان صاحب کوئی گڑبڑ تو نہیں ہے؟ میرا مطلب ہے کہ وہ آپ پر بڑی مہربان نظر آتی ہے۔ میں بلال شاہ کی بات کا مطلب سمجھ گیا۔ کسی عورت کو میرے قریب دیکھ کر اس کے پیٹ میں مروڑ اٹھنے لگتے تھے۔ اس نے جیسے قسم کھا رکھی تھی کہ مجھے عورت کے سائے سے بھی محفوظ رکھنا ہے۔ میں نے اس کی غلط فہمی دور کرتے ہوئے کہا، بھلے مانس، اس کی تو شادی بھی ہو چکی ہے اور وہ اپنے شوہر سے اتنی ہی محبت کرتی ہے جتنی تمہیں مٹر پلاؤ، کوفتے اور سری پائے سے ہے۔ واقعی؟ بلال شاہ نے حیرانگی سے پوچھا۔ بالکل، میں نے جواب دیا۔ 2 برس پہلے اس کا بیاہ ہوا تھا، ویسے وہ ابھی تک کنواری ہے۔ بلال شاہ حیرت سے میری طرف دیکھنے لگا۔ میں سے کوئی مذاق نہیں کر رہا تھا۔ حقیقتاً نرملا کی شادی ہو چکی تھی، لیکن ابھی تک رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ معلوم نہیں اس کی وجہ کیا تھی۔ مجھے صرف اتنا معلوم تھا کہ نرملا اس شادی پر بہت خوش تھی اور اس کا شوہر اجمیر کے ایک کھاتے پیتے زمیندار کا پڑھا لکھا بیٹا ہے۔ مجھے یہ ساری باتیں اس لیے معلوم تھیں کہ جن دنوں یہ شادی ہوئی میں گڑھی کے علاقے میں ہی کام کر رہا تھا۔ بلال شاہ یہ باتیں سن کر حیران ہوا۔ کہنے لگا، کہیں یہ بکھیڑا اسی آدھی شادی کا تو نہیں ہے؟ فی الحال تو کچھ نہیں کہا جا سکتا، میں نے جواب دیا۔ دیوی کچھ بتائے گی تو پتہ چلے گا۔ اور وہ کب بتائے گی؟ جب بھی بتائے، تمہیں کیا؟ تم نے واپس جا کر کون سا کوئی کام کرنا ہے؟ کھاؤ پیو اور موج اڑاؤ۔ وہ پیٹ پر ہاتھ پھیر کر بولا، ویسے خان صاحب، آپس کی بات ہے، نرملا دیوی آپ کی عزت بہت کرتی ہے، سو میرے سامنے مسلمان کسائی سے بکرا حلال کروایا تھا اس نے۔ میں نے کہا، یہ کیا بات ہوئی؟ مسلمان کسائی نے بکرا حلال کیا تو تم نے یہ نتیجہ نکالا کہ وہ میری بہت عزت کرتی ہے؟ آپ میری بات سمجھنے کی کوشش کیا کریں جی۔ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ ہمارے کھانے پینے کا خاص الخاص خیال رکھتی ہے۔ اور یکایک بلال شاہ بولتے بولتے رک گیا۔ اس کے خاموش ہونے کی وجہ ایک سایہ تھا جو کھڑکی کے سامنے سے لہرا کر گزر گیا تھا۔ گزرنے والا یوں دبے پاؤں گزرا تھا کہ پاؤں کی مدھم سی آہٹ بھی نہیں آئی تھی۔ میں نے بلال شاہ کی طرف اور بلال شاہ نے میری طرف دیکھا۔ میں تیزی سے اٹھ کر دروازے پر آیا، بآہستگی پٹ کھول کر باہر دیکھا۔ سایہ برآمدے کی مدھم روشنی سے باغیچے کی تاریکی میں گم ہو رہا تھا۔ میں کمرے سے نکل کر دبے پاؤں باغیچے کی طرف بڑھا۔ برآمدے کے آخری سرے پر پہنچ کر میں نے دیکھا ایک فربہ جسم کی عورت یا لڑکی فوارے کی روشنی میں درختوں کے پیچھے گم ہوتی نظر آئی۔ اس کا انداز بالکل چوروں کا سا تھا۔ اتنی رات گئے ایک عورت کا اس طرح گھومنا پراسرار تھا۔ تمام اندیشے بالائے طاق رکھ کر میں بھی عورت کے پیچھے لپکا۔ میرے جسم پر معمولی لباس تھا اور سرد ہوا کپ کپی طاری کر رہی تھی۔ پاؤں میں چپل تھی اور مجھے خاص طور پر پاؤں دبا کر چلنا پڑ رہا تھا۔ فوارے کے نزدیک سے میں نے دیکھا کہ عورت سیدھی حویلی کے استبل کی طرف جا رہی ہے۔ یکایک اندھیرے میں سے نہ جانے کیا نظر آیا کہ وہ ٹھٹک کر رکی، پھر چیخی اور مڑ کر بھاگ کھڑی ہوئی۔ جھاڑیوں سے ایک سایہ نکل کر اس کے پیچھے لپکا۔ عورت کے پیچھے بھاگنے والا بھی کوئی فربہ اندام شخص تھا۔ اب میں خاموش تماشائی بنا نہیں رہ سکتا تھا۔ جو ہی وہ دونوں مہندی کے پودے میں گھسے، میں بھی بھاگتا ہوا وہاں پہنچ گیا۔ میرے وہاں پہنچنے تک فربہ اندام شخص عورت کو چھاپ چکا تھا۔ وہ اس کی گرفت میں مچل رہی تھی اور چلا رہی تھی۔ میرے سامنے اس نے ایک زوردار 72 مرد کے سر پر مارا۔ جواب میں مرد چیخ کر بولا، خان صاحب پکڑ لی ہے، پکڑ لی ہے۔ میرے 14 طبق روشن ہو گئے۔ موٹی عورت سے لپٹا ہوا موٹا مرد بلال شاہ تھا۔ عورت کی چیخ و پکار دور دور تک گونج رہی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے استبل کی طرف سے کئی افراد بھاگتے ہوئے موقع پر پہنچ گئے۔ ان کے ہاتھوں میں لالٹینیں تھیں۔ ایک شخص کے ہاتھ میں طاقتور رائفل بھی نظر آ رہی تھی۔ عورت اب اٹھ کر کھڑی ہو گئی تھی اور دوپٹہ آنکھوں پر رکھے اونچی آواز میں رونے لگی تھی۔ رائفل والے نے عورت کو پہچان کر کہا، بشیرہ، تم اس وقت یہاں؟ بلال شاہ دلیر ہو کر بولا، یہ چوروں کی طرح استبل کی طرف جا رہی تھی، مجھے دیکھ کر بھاگ کھڑی ہوئی، یہاں پہنچ کر ٹھوکر لگی اور گر گئی۔ عورت کے لباس اور حلیے سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ حویلی کی ملازمہ ہے، مگر وہ اس وقت جا کہاں رہی تھی؟ اس کے مسلسل رونے سے ظاہر تھا کہ اس کے پاس اس سوال کا کوئی معقول جواب نہیں ہے۔ رائفل بردار نے ایک بار پھر پوچھا، بشیرہ، کیا ہوا ہے تمہیں؟ کچھ بتاؤ تو صحیح۔ وہ اس سوال کے جواب میں بھی روتی رہی۔ اب یہاں اچھا خاصا مجمع لگ چکا تھا۔ اتنے میں نرملا دیوی بھی وہاں پہنچ گئی۔ اس نے ابھی شب خوابی کا لباس نہیں پہنا تھا۔ وہ خاصی برہم دکھائی دیتی تھی۔ ایک خادم گیس لیمپ اٹھائے اس کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ کیا ہوا بشیرہ؟
निर्मला ने करीब पहुंचकर पूछा। बशीरा ने रोते रोते बिलाल शाह की तरफ इशारा किया और बोली, छोटी बेगम, इसने मुझे नीचे गिराया है और मेरे मुंह पर थप्पड़ भी मारा है। ये देखिए, गिरने से मेरा सारा बाजू छिल गया है। उसने रोते रोते अपना एक बाजू रोशनी की तरफ कर दिया। कोहनी से खाल उतर गई और खून बह रहा था। निर्मला ने घूर कर बिलाल शाह की तरफ देखा। बिलाल शाह तेजी से बोला, चौधरानी जी, ये चोरों की तरह अस्तबल की तरफ जा रही थी। मैंने पूछा कि कौन है, तो ये भाग खड़ी हुई और तुमने इसे पकड़कर थप्पड़ मारने शुरू कर दिए। निर्मला ने गुस्से से बात मुकम्मल की। मैंने बिलाल शाह की तरफदारी करते हुए कहा, नर्मला देवी, बात दरअसल ये है कि मैं और बिलाल शाह कमरे में बैठे थे कि एक साया सा खिड़की के पास से गुजरा। 11 बज चुके हैं, हमारा चौंकना लाजमी था। हम कमरे से निकल आए। मैं आपकी बात समझ रही हूँ। निर्मला ने बेजारी से मेरी बात काटी। लेकिन बंदे को अपने पराई की पहचान तो होनी चाहिए। बशीरा इस हवेली की पुरानी मुलाजमा है और मेरी हिदायत पर यहाँ आई थी। आपके साथी ने आओ दिखाना ताव और हशर कर दिया बेचारी का। निर्मला के लहजे ने मुझे हैरान कर दिया। मुझे तवक्को नहीं थी कि वो सबके सामने ऐसी सरमेरी से बात करेगी। कहाँ दोपहर तक आप जनाब हो रही थी और कहाँ ये गैरों जैसा रूप। मैं कोई बच्चा नहीं था। मैं साफ समझ गया और अचानक मुझे अंदाजा हुआ कि पिछले चंद घंटों में तेजी के साथ कोई अहम तब्दीली रूनुमा हुई है। शाम के वक्त भी मेरा और बिलाल शाह का खाना कमरे ही में भेज दिया गया था। हालांकि इससे पहले हमारा खाना अहले खाना के साथ एक ही मेज पर होता था। मैंने अपनी हैरानी पर काबू पाते हुए निर्मला से पूछा, तो क्या इस औरत को आपने भेजा था? निर्मला ने इस बात का जवाब अस्बात में दिया और बताया कि एक बूढ़ी मुलाजमा की तबीयत खराब थी, इसे अस्पताल पहुंचाना था। बशीरा को अस्तबल भेजा गया था ताकि वो बग्गी वान को बग्गी तैयार करने की हिदायत करे। इतने में निर्मला की 2 छोटी बहनें भी वहां आ गईं। इनमें से 12-13 साल कौशल खासतौर पर बहुत तेज और तरार थी। उसने मुलाजमा की जख्मी कोहनी देखी तो बिलाल शाह को घूरना शुरू कर दिया। मुझे ये सब कुछ बड़ा बुरा लग रहा था। ये तो अर्श से फर्श पर फेंकने वाली बात थी। कुछ देर बाद ये मामला रफे दफे हो गया और हम अपने कमरे में वापस आ गए। बिलाल शाह डर रहा था कि शायद मैं उसे बुरा भला कहूँगा, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं थी। मेरी नज़र में बिलाल शाह बिल्कुल बेकसूर था। चोर तो मुलाजमा के दिल में खुद था, जो बिलाल शाह को देखकर डर गई थी और दौड़ पड़ी थी। अगले रोज सुबह 8 बजे के करीब हवेली के 2 मुलाजिम खाना लेकर आए तो खाने की ट्रे में एक पर्ची भी थी। ये पर्ची निर्मला की तरफ से थी। उसने लिखा था, सॉरी इंस्पेक्टर साहब, हवेली में कुछ मेहमान आ रहे हैं। मैं 1-2 दिन बहुत मसरूफ़ रहूँगी। बेहतर तो यही था कि आप चंद रोज़ यहाँ और क़याम करते, लेकिन अगर ज़्यादा मसरूफियत है तो फ़िलहाल आप जोधपुर का एक चक्कर लगा आएँ। मैं आपको बाद में दोबारा बुलवा लूँगी। ताउन के लिए बेहद शुक्रिया। तहरीर का साफ मतलब ये था कि नर्मला को अब हमारी ज़रूरत नहीं रही और वो हमें यहाँ से चलता करना चाहती है। मैंने पर्ची की पुष्ट पर लिख दिया, निर्मला देवी, हम आपके कहने से पेशतर ही जाने के लिए तैयार बैठे हैं। मेहमान नवाजी का बेहद शुक्रिया। मैंने पर्ची नाश्ते समेत वापस भेज दी। थोड़ी ही देर बाद मैं और बिलाल शाह हवेली से रुखसत हो रहे थे। निर्मला का मैनेजर हमें दरवाजे तक छोड़ने आया। वो चाहता था कि हम हवेली से पुख्ता सड़क तक जाने के लिए हवेली की बग्गी इस्तेमाल करें, लेकिन मैंने ये पेशकश कबूल न की। 2-2.5 फर्लांग पैदल चलने के बाद हमें एक टांगा मिल गया और हम इस पर सवार होकर वापस रवाना हो गए। बिलाल शाह का मुंह फूला हुआ था। वो रास्ते भर गड़ी की छोटी बेगम को कोसता रहा। भला ये भी कोई बात है? हम कोई दरख्वास्त देकर तो यहाँ नहीं आए थे। अपनी ज़रूरत के लिए बुलाया था। हम कोई भूखे थे? इनकी रोटियों के बददिमाग कहीं के। ऐसे पढ़े लिखे से तो गंवार अच्छे। मैं बिलाल शाह को बार बार टोकता रहा कि कोचवान सुन लेगा, लेकिन उसके दिमाग को तो हवा चढ़ी हुई थी। वो बोलता रहा, ये लोग मतलब के यार होते हैं। मतलब था तो कदमों में बिछे जा रहे थे, मतलब ना रहा तो तुम कौन हम कौन। मुझे तो सहल लगी है ये छोटी बेगम। मेरे बस में हो तो अब कभी थूकूं भी ना उसके मुंह पर। हमारी मंजिल करीब आ चुकी थी। किराया देकर हम टांगे से उतर आए। जब बस स्टॉप की तरफ जा रहे थे तो मैंने बिलाल शाह से कहा, बिलाल शाह, तुमने निर्मला के बारे में जो अंदाज़ा लगाया है वो ज़्यादा सही नहीं है। क्या मतलब? उसने तिनक कर पूछा। मतलब ये कि निर्मला किसी गहरे चक्कर में फंसी हुई है और उसने हमारे साथ जो बदसलूकी की है वो किसी मजबूरी की वजह से है। बिलाल शाह ने कहा, खान साहब, बदसलूकी मजबूरन हो या मर्जी से, बदसलूकी तो बदसलूकी होती है। इसे क्या हक पहुँचता है हमारी बेइज्जती करने का?
اس نے ہمیں اپنی حفاظت کے لیے بلایا تھا۔ اگر ہم ایک مشکوک عورت سے الجھ پڑے تھے تو یہ ہماری ڈیوٹی کا حصہ تھا، اس میں ہمارا کیا فائدہ تھا؟ ہم نے کوئی رشوت کھانی تھی؟ میں نے کہا، بلال شاہ، میں تمہاری باتیں سمجھ رہا ہوں، لیکن جو میں کہہ رہا ہوں وہ تم نہیں سمجھ رہے۔ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ایک ہی دن میں نرملا دیوی کا رویہ ہم سے کیوں بدل گیا۔ ملازمہ والا واقعہ تو بعد میں ہوا، اس سے پہلے ہی وہ ہم سے بیزار سی ہو گئی تھی۔ آخر کیا قصور تھا ہمارا؟ یہ ایک پیچیدہ معاملہ ہے اور ہمیں نرملا کے رویے کو خواہ عزت یا بے عزتی کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے۔ تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ بلال شاہ نے اکتا کر پوچھا۔ واپس چلنا چاہیے۔ واپس تو جا رہے ہیں، تھانے کی طرف نہیں، نرملا دیوی کی طرف۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ وہ بے حد حیران ہو کر بولا۔ ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ میں نے ہاتھ کے اشارے سے ایک ٹانگے والے کو روکا اور اسے کہا کہ وہ ہمیں جھوک پال لے جائے۔ جھوک پال نام کا یہ گاؤں گڑھی کے نزدیک ہی تھا۔ یہاں کا نمبردار ہسمکھ میرا شناسا تھا۔ مجھے امید تھی کہ وہ ہمارے ساتھ پورا تعاون کرے گا اور ہمیں جھوک پال میں رہنے کے لیے ٹھکانہ بھی مل جائے گا۔ میری توقع کے مطابق ہسمکھ ہمارے ساتھ بڑی مہربانی سے پیش آیا، خاطر مدارات کی اور فراخ دلی سے بولا کہ ہم جب تک چاہیں وہاں رہ سکتے ہیں۔ میں نے کہا، ہسمکھ، بات جب تک کی نہیں، ہم صرف 2-3 روز یہاں رہنا چاہتے ہیں، لیکن رازداری سے۔ میرا مطلب ہے کہ ہماری یہاں موجودگی کا پتہ چھوٹی بیگم کو نہ چلے۔ ہسمکھ کے چہرے سے ظاہر ہوا کہ میں نے اسے کڑی آزمائش میں ڈال دیا ہے۔ بہرحال میرے اصرار پر وہ آمادہ ہو گیا کہ اصول کی خلاف ورزی کرتے ہوئے وہ اس معاملے کی خبر چھوٹی بیگم کو نہیں ہونے دے گا۔ ٹھکانہ مل گیا تو میں نے ٹھنڈے دل سے اس سارے معاملے پر سوچ بچار شروع کی۔ سچی بات یہ ہے کہ مجھے نرملا سے ہمدردی محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے حویلی میں اپنے 3 روزہ قیام کے دوران نرملا کے بارے میں کافی کچھ جان لیا تھا۔ اس بیچاری پر کم عمری ہی میں بھاری ذمہ داریاں پڑ گئی تھیں۔ کنور امر سنگھ کی اولاد میں سب سے بڑی وہی تھی۔ ماں بچپن ہی میں مر چکی تھی۔ باپ کی موت کے بعد اب وہی گھر کی کرتا دھرتا تھی۔ نرملا سے چھوٹی 3 بہنیں تھیں اور سب سے چھوٹا بھائی تھا۔ وہ آگرہ کے کسی اسکول میں پڑھتا تھا۔ چاروں بہن بھائیوں کی دیکھ بھال کے ساتھ جاگیر کی ذمہ داریاں بھی نرملا پر عائد ہو چکی تھیں۔ وہ جو 1 برس پہلے تک یونیورسٹی کی طالبہ تھی، اب چھوٹی بیگم کہلاتی تھی۔ بھاری بھرکم زیور اور لبادے پہن کر باپ کی کرسی پر بیٹھتی تھی اور جاگیر کا کاروبار چلاتی تھی۔ میں نے ایک بات کا اور بھی اندازہ لگایا تھا۔ جاگیردار گھرانے کے مالی حالات اتنے اچھے نہیں تھے جتنا لوگ سمجھتے تھے۔ جاگیر کی بہت سی زمین ایک سرکاری اسکیم میں آ رہی تھی اور پچھلے 4-5 سال سے اس کا مقدمہ چل رہا تھا۔ اس کے علاوہ بھی یہ گھرانہ کئی مقدمات میں الجھا ہوا تھا۔ مقدمات پر خرچ بڑھتا جا رہا تھا اور جاگیر کی آمدن وہیں کی وہیں تھی۔ خیر، یہ تو نرملا کے سوچنے کی باتیں تھیں۔ میں ایک بات جانتا تھا کہ اگر نرملا نے مجھے یہاں بلایا تھا تو کسی نہایت اہم مسئلے کے لیے بلایا تھا۔ پھر وہ مجھے بتا بھی نہیں سکتی تھی کہ مسئلہ کیا ہے۔ ایک اور بات بھی میں پورے وثوق کے ساتھ کہہ سکتا تھا کہ ملازمہ بشیرہ اگر استبل کی طرف جا رہی تھی تو کسی خاص مقصد سے جا رہی تھی، اور نرملا نے جھوٹ بولا تھا کہ کسی بیمار ملازمہ کو ہسپتال پہنچانا تھا۔ جس وقت یہ واقعہ ہوا رات کے 11:30 بج چکے تھے اور نرملا نے اس وقت تک شب خوابی کا لباس نہیں پہنا تھا۔ عین ممکن تھا کہ بیمار ملازمہ کی بجائے اسے خود کہیں جانا ہو۔ میں ان معاملات پر جتنا سوچ رہا تھا اتنا ہی الجھن کا شکار ہو رہا تھا۔ پھر میرا دھیان نرملا کی ادھوری شادی کی طرف چلا گیا۔ شروع میں میرا خیال تھا کہ شاید نرملا کی پریشانی کا سبب اس کی یہ شادی ہے، لیکن اب میں مختلف انداز میں سوچ رہا تھا۔ 3 روز میں نے جو معلومات حاصل کی تھیں ان کے مطابق اس معاملے میں کوئی پیچیدگی نہیں تھی۔ یہ شادی نرملا کی دادی ساس کے اصرار پر ہوئی تھی۔ اس کی دادی ساس قریب المرگ تھی اور وہ ہر صورت میں اپنے پوتے کے سر پر سہرا دیکھنا چاہتی تھی۔ نرملا اس شرط پر شادی کے لیے رضامند ہوئی تھی کہ رخصتی کچھ عرصے بعد ہوگی۔ وہ بیمار باپ کو نوعمر بہنوں کے سہارے چھوڑ کر جانا نہیں چاہتی تھی۔ بعد ازاں باپ فوت ہو گیا اور نرملا کی ذمہ داریاں اور رنگ اختیار کر گئیں۔ اب وہ چاہتی تھی کہ اس کی چھوٹی بہن MSc کے امتحان سے فارغ ہو جائے اور بہن بھائیوں کی نگرانی کرنے لگے تو وہ شوہر کے گھر رخصت ہو جائے گی۔ نرملا کا زمیندار شوہر راج پانڈے بڑا بھلا مانس نوجوان تھا، پڑھا لکھا بھی تھا۔ اس نے نرملا پر کسی طرح کا دباؤ نہیں ڈالا تھا۔ وہ جاگیر کے مسائل حل کرنے میں بھی اس کی مدد کرتا رہتا تھا۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے یہ کہنا بہت مشکل تھا کہ نرملا کے مسئلے کا تعلق اس کی ازدواجی زندگی سے ہے۔
मैं देर तक अपने ख्यालात में उलझा रहा। बैठे बैठे अचानक मेरे दिल में आई कि आज रात हवेली की निगरानी करनी चाहिए। अगर वाकई कल रात निर्मला कहीं जा रही थी तो मुमकिन था कि आज रात वो फिर कोशिश करे। ये सोचते ही मैं अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। इस वक्त दोपहर के 3 बजे थे। बिलाल शाह लंबी लस्सी पीकर और लंबी तान का सोया हुआ था। मैंने नंबरदार हसमुख को बुलाया और उससे कहा कि मुझे एक रात के लिए किसी खेत मजदूर के कपड़े चाहिए। मेरी ये फरमाइश पूरी करने में हसमुख ने ज़्यादा देर न लगाई। वो मुख्तलिफ रंगों और नापों के कुछ लिबास ले आया। इनमें से एक जोड़ा ठीक आया। पुरानी सी धोती कमीज पर मैंने फटी पुरानी डब्बीदार चादर ओढ़ ली और देसी जूती पहनकर बिल्कुल तैयार हो गया। पुलिस मुलाजमीन को अक्सर भेष बदलना पड़ता है। वैसे देहाती इलाकों में भेष बदलना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। ख़ास तौर पर सर्दियों में तो बहुत आसानी रहती है। हर शख्स मुंह सर चादर में लपेटे फिरता है। बिलाल शाह ने मुझे खेत मजदूर के रूप में देखा तो हैरान हुआ। मैं इसे सब कुछ समझाकर खामोशी से रवाना हो गया। नंबरदार हसमुख ने मेरे लिए एक मरियल सी घोड़ी का इंतजाम कर दिया था। बगैर ज़ेन की घोड़ी पर बैठकर शाम के चुटपुटे में गढ़ी की तरफ चल दिया। गढ़ी का फासला झोंकपाल से करीबन 2 मील था। मैं खेतों के दरमियान सफ़र करता गढ़ी की हुदूद में पहुंचा तो अंधेरा गहरा हो चुका था। कस्बे के कच्चे पक्के घरों में चिराग जल रहे थे। दूर हवेली की दूसरी मंजिल पर जगमगाते फानूस भी दिखाई दे रहे थे। मैंने पहले गढ़ी के चारों तरफ एक चक्कर लगाया, फिर इस नीम पुख्ता रास्ते के किनारे घात लगाकर बैठ गया जहाँ से हवेली का टांगा या बग्गी गुजर सकती थी। जिस जगह मैंने डेरा लगाया था वो एक पुराना कुआं था। साथ ही बरगद के 2 बड़े बड़े दरख्त थे। मैं इनके नीचे उपले जलाकर बैठ गया। घोड़ी को साथ रखना मुनासिब नहीं लगा। इसे मैंने करीबी सरकंडों के अंदर खूंटा ठोंक कर बांध दिया। मैं सारी रात भी इसी जगह बैठा रहता तो किसी को शक नहीं गुजर सकता था। देहात में मुसाफिर इसी तरह सरेराह आग जलाकर बैठ जाते हैं और बाज़ औक़ात सारी रात गुजार देते हैं। मैंने भी वो सारी रात इसी वीरान कुएं के इर्द गिर्द घूमते हुए गुजार दी। नीम पुख्ता रास्ते की तरफ देख देख कर मेरी आंखें पथरा गईं। लेकिन जिसका इंतजार था वो शाहकार नहीं आया। सुबह पो फटने से पहले मैंने सरकंडों से घोड़ी निकाली और वापस झोंकपाल रवाना हो गया। यह अमल अगली रात फिर दोहराया गया। शाम से ज़रा पहले ही मैं अपने अड्डे पर पहुंच गया। आज मैं अपने साथ वक्त गुजारी के लिए हुक्का भी लाया था। देर तक मैं हुक्का गुड़गुड़ाता रहा और मौहूम उम्मीद के सहारे रास्ते की तरफ देखता रहा। इस वक्त 10 बजे थे जब मुझे नीम पुख्ता रास्ते पर बग्गी की हिचकोले खाती हुई रोशनियां नजर आईं। अचानक मेरी रगों में खून की गर्दिश तेज हो गई। यकीनी बात थी कि यह हवेली ही की बग्गी है। अगर बग्गी में निर्मला भी मौजूद थी तो फिर आज रात कोई नहायत अहम इंकिशाफ होने वाला था। मैं बरगद की आड़ में खड़ा हो गया और खूब तवज्जो से बग्गी की तरफ देखने लगा। वो एक शानदार बग्गी थी। मैं दिन की रोशनी में इसे अच्छी तरह देख चुका था। कार की तरह केबिन में शीशे लगे हुए थे। घंटी की जगह बैटरी से बजने वाला हारन था। पहियों और पायदानों पर धात के खूबसूरत नक्शो निगार बने हुए थे। खूब गौर से देखने के बावजूद मुझे बग्गी के अंदर कुछ दिखाई नहीं दिया। बग्गी गुजर गई तो मैंने भी घोड़ी संभाली और मुनासिब फासले से ताक़ुब शुरू कर दिया। वीरान रास्तों पर ताक़ुब करना खासा दुश्वार काम होता है। बहरहाल मुझे ज़्यादा मुश्किल पेश नहीं आई क्योंकि बग्गी की रोशनियां मेरी रहनुमाई कर रही थीं। करीबन 3 मील का फासला तय करके बग्गी तहसील के अस्पताल पहुंच गई। यह अस्पताल कस्बे से बाहर एक रेलवे लाइन के किनारे वाक़ था। दरख्तों से घिरी हुई सुनसान सी जगह थी। बग्गी अस्पताल के नीम रोशन गेट के सामने पहुंचकर रुक गई। बग्गीबान ने उतरकर अकबी दरवाज़ा खोला। पहले एक तनुमन चादरपोश औरत नीचे उतरी। मुझे ये पहचानने में ज़रा भी दुश्वारी नहीं हुई कि ये बशीरा है। बशीरा के बाद एक दूसरी औरत ने नीचे कदम रखा। वो भी चादर में छुपी हुई थी। बशीरा ने हाथ थामकर इसे नीचे उतारा और लेकर अस्पताल की तरफ चल दी। एक लम्हे के लिए मेरे जहन में आया कि शायद वाकई किसी बीमार बुढ़िया को यहाँ लाया गया है, मगर फौरन ये ख्याल जहन से निकल गया। चादरपोश औरत की चाल देखकर मेरा जहन पुकार उठा कि ये गढ़ी की छोटी बेगम के अलावा और कोई नहीं। मेरे इस यकीन को एक और चीज़ पुख्ता कर रही थी। बशीरा का अंदाज बड़ा मौतबाना था और वह दूसरी औरत से एक कदम पीछे झुकी झुकी चल रही थी। बग्गीबान ने घोड़ों के साथ चारा डाला और गेट के करीब एक बेंच पर बैठकर बीड़ी के कश लगाने लगा। दोनों औरतें करीबन 1 घंटा अस्पताल के अंदर रहीं, फिर बाहर निकल गईं और बग्गी में बैठकर खामोशी से रवाना हो गईं। वो वापस जा रही थीं। मुझे यकीन था कि अब बग्गी हवेली के अंदर पहुंचकर ही रुकेगी। ताक़ुब बेफायदा था।
मैंने बग्गी को जाने दिया, थोड़ी देर इधर उधर घूमता रहा, फिर अस्पताल के अंदर चला गया। यहाँ कोई मुझे नहीं पहचानता था, लिहाजा भेष बदल कर बहुत लुत्फ आ रहा था। ये एक छोटा सा बेकार हॉस्पिटल था, कमरों में जाले लगे हुए थे, दवाएं तो दूर की बात है, रोशनी का भी मुनासिब इंतजाम नहीं था। एक बरामदे में चंद बदनसीब मरीज टूटी फूटी चारपाइयों पर पड़े करा रहे थे। पूरे अस्पताल में सिर्फ एक कंपाउंडर और एक डॉक्टर था। कंपाउंडर एक कमरे में लंबी तान कर सोया हुआ था, डॉक्टर कमरे में था। उसने टांगें उठाकर मेज पर रखी हुई थी, पाँव में विलायती जूते थे। जूतों के पास ही वो 2 प्लेटों में कुछ केक, पेस्ट्रियां और बिस्किट भी रखे हुए थे। चाय की 3 प्यालियां भी दिखाई दे रही थीं। आसार से नजर आता था कि हवेली की दोनों खवातीन थोड़ी देर पहले तक इस कमरे में मौजूद थीं। मुझे अंदर आते देखकर डॉक्टर पहले तो चौंका, फिर उसका पारा 7वें आसमान को छू गया। उसके बेहद काले होंठ कुछ और भी काले हो गए। वो गुर्रा कर बोला कि मुझे अंदर आने की इजाजत किसने दी है? मैंने करा कर कहा, मेरे सीने में दर्द हो रहा है। उसने एक कड़क गाली मेरे सीने को दी और चौकीदार को आवाजें देने लगा। पठान चौकीदार बगोले की तरह चकराता हुआ आया और डॉक्टर का इशारा पाने के बाद मुझे घसीट घसीट कर बाहर ले आया। खोचे, हमको बोलो, क्या तकलीफ है तुम्हारे सीने में? मैंने आजीजी से कहा, मैं डॉक्टर साहब को दिखाना चाहता हूँ। वो गुस्से से बोला, ओए खुदाई ख्वार, तुम आपको जाहिल समझता है? हम 11.5 बरस से इस अस्पताल में है। तुम्हारे सीने का तो मामूली बात है, हम तो छोटा मोटा ऑपरेशन भी कर लेता है। बड़ी मुश्किल से इस खुद साख्ता डॉक्टर से जान छूटी और मैं वापस झोंकपार रवाना हुआ। मेरी बेकरारी अब उरूज पर पहुंच चुकी थी। रात वाले वाक़ये के बाद ये बात साफ हो गई थी। एक गढ़ी की छोटी बेगम किसी खतरनाक मामले में उलझी हुई है। उसे क्या जरूरत थी इतनी रात गए डॉक्टर के पास जाने की और फिर ये सब कुछ छुपाने की? कभी दिल में ये बात भी आई कि हो सकता है कि इस मामले में निर्मला का अपना कसूर हो। मेरा ध्यान रह रहकर इस सियाह होंठ वाले डॉक्टर की तरफ जा रहा था, लेकिन मसला ये था कि मैं बतौर इंस्पेक्टर इससे मुलाकात नहीं कर सकता था। ऐसी सूरत में मेरी यहाँ मौजूदगी का राज खुल जाता। अगर मैं किसी दूसरी हैसियत से डॉक्टर के पास जाता तो वो मुझे कच्चा चबाने का प्रोग्राम बना लेता। बड़ा गुस्सीला शख्स था वो। अगली रात इसी कश्मकश में गुजर गई। आखिर मैंने फैसला किया कि अब निर्मला की बजाय इस डॉक्टर पर नजर रखी जानी चाहिए। आखिर कुछ तो पता चले कि ये कौन साथी शरीफ हैं। ये काम मेरी बजाय बिलाल शाह ज़्यादा बेहतर तरीके से अंजाम दे सकता था। वजह यह थी कि डॉक्टर ने अभी उसकी सूरत नहीं देखी थी। अलग सुबह में इस बारे में बिलाल शाह से बात करने का इरादा कर ही रहा था कि एक सनसनीखेज इत्तला मेरे कानों तक पहुंची और इस इत्तला के साथ ही सारा प्रोग्राम दरहम बरहम होकर रह गया। इत्तला ये थी कि छोटी बेगम कल रात हवेली से गायब हो गई है। यह खबर जंगल की आग की तरह गढ़ी के तमाम देहात में फैल गई। लोग हैरान थे कि नौजवान जागीरदानी के साथ क्या वाक़या पेश आया है। बाज़ लोग अभी तक इस खबर पर यकीन नहीं कर रहे थे। इनका ख्याल था कि बात को बढ़ा चढ़ाकर बयान किया जा रहा है। छोटी बेगम किसी काम से निकली होगी और बहुत हुआ तो रात तक वापस आ जाएगी। मैंने फौरी तौर पर नंबरदार हसमुख को हवेली भेजा ताकि वो असल बात मालूम करके आए। नंबरदार की वापसी तकरीबन 3 घंटे बाद हुई। वो खासा घबराया हुआ था। उसने बताया कि खबर 100% दुरुस्त है। छोटी बेगम हवेली से गायब है। इसके अलावा हवेली का बग्गीबान राजू और मुलाजमा बशीरा भी बग्गी समेत गायब हैं। बड़ा उलझा हुआ मामला है। हवेली वाले कुछ बताते नहीं। हसमुख ने यह भी बताया कि निर्मला का एक ताया हवेली में पहुंचा है और उसने करीबी थाने में इस वाक़ये की इत्तला दी है। अब मेरा और बिलाल शाह का छुपे रहना फजूल था। हम निर्मला देवी की वजह से छुपे हुए थे। जब वो ही नहीं रही तो छुपना किससे था? हम झोंकपाल से निकले तो सीधे हवेली पहुंच गए। हवेली में पुलिस पहले से आई बैठी थी। एक मोटा सा इंस्पेक्टर, 2 एएसआई और कोई निस्फ दर्जन सिपाही थे। इंस्पेक्टर का नाम अनस सिंह था। वो बड़ा सिट पिटाया हुआ नजर आता था। गालिबन इसे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि क्या करे। उसने गढ़ी के करीब 2 दर्जन अफराद को मुर्गाब बना रखा था और सिपाही इन पर चित्तरों की बारिश कर रहे थे। इन मुसीबत ज़दा लोगों में हवेली के मुलाजमीन भी शामिल थे। अनस सिंह मुझे पहचान कर खड़ा हो गया। आओ आओ इंस्पेक्टर नवाज खान, मुझे पता था कि तुम ज़रूर आओगे। फिर आहिस्तगी से बोला, वैसे मैं मुजरिम के करीब करीब पहुंच गया हूँ। गहरा तंग कर लिया है मैंने कहा, तुम्हारा ख्याल है कि इन मुर्गों में से कोई मुजरिम है? 100% बादशाह हो। अभी देखना तुम्हारे सामने बकेंगे। तुम इन्हें कोई एवं शेवं शे न समझो। बड़े बड़े छुपे रुस्तम हैं इनमें। मैं अनंत सिंह के गधेपन पर मुस्कुराने के सिवा और क्या कर सकता था।
और इसमें अनंत सिंह का भी क्या कसूर था। ज्यादातर देहाती थानेदारों की तफ्तीश का अंदाज यही हुआ करता था। मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता था कि इन मुश्तबा अफराद में से कोई एक भी इतने हौसले का मालिक नहीं कि गढ़ी की छोटी बेगम को 2 मुलाजमीन और बग्गी समेत उठाकर ले जाए। ये तो छोटे मोटे आवारागिर्द थे जो तकदीर की खराबी के बाइस अनंत सिंह के चुंगल में फंसे हुए थे। मैंने अनंत सिंह से कहा कि पहले तो इन मुसीबत ज़दागान की जान छुड़ाई, फिर तन्हाई में जाकर अनंत सिंह को समझाया कि छोटी बेगम की गुमशुदगी का मामला जरा गहराई में जाकर हल करना होगा। वो बोला, और दूसरा केस? मैंने पूछा, दूसरा कौन सा? उसने कहा, बादशाह हो, वही बग्गी और 2 नौकरों वाला, बल्कि 3 नौकरों वाला, क्योंकि बग्गीबान भी तो साथ ही गायब हुआ है। मेरा दिल सर पीटने को चाहा। अनंत सिंह अभी तक यही समझ रहा था कि बग्गी के गायब होने का मामला अलहदा है और छोटी बेगम की गुमशुदगी अलहदा वारदात है। मैंने कहा, सरदार जी, मुझे ज़रा इतना बता दें, क्या आपकी निगाह में ये सारा मामला है क्या? वो संजीदगी से बोला, देखो बादशाह हो, बग्गी वाला मामला तो मैंने करीब करीब हल कर ही लिया है। ये तो सीधा साधा केस है। हवेली की कोई मुलाजमा बीमार थी। कल रात 10 बजे इसकी तबीयत अचानक ज़्यादा ख़राब हो गई। हवेली का बग्गीबान नज़ीर खान एक दूसरी मुलाजमा बशीरा के साथ बीमार मुलाजमा को लेकर तहसील अस्पताल रवाना हुआ। बंदा पूछे, रात 10-11 बजे इतनी महंगी बग्गी को वीरान रास्ते पर डालने की क्या लोड़ थी? थी कोई लोड़? कुछ नहीं तो 1000 रुपये के तो घोड़े ही थे। 10-12 सेर चांदी लगी हुई थी और सोने का पानी फिरा हुआ था पायदानों पर। बस वारे न्यारे हो गए डाकू के, बाचा सिंह के। तो मैंने हैरान होकर पूछा, ये बाचा कौन है? वो सरगोशी में बोला, डकैत है इलाके का। बड़ी अंत दिखाई हुई है उसने आजकल। ये सारा काम उसी का है। मैंने पूरा पता लगा लिया है। वो मूंछों वाला भंगी जिसने तीसरी कतार में कान पकड़ रखे थे ना, खास बंदा है बाचे का। उसने इकबाल किया है कि ये काम बाचे के सिवा और किसी का नहीं। सो ये गैस तो तुम हल ही समझो। लेकिन ये जो जागीरदानी का मामला है ना, ये बड़ा उल्टा सीधा है। घर के बैदी के सिवा ये काम और कोई नहीं कर सकता। अपने भद्दे हाथों से वो दाढ़ी खुजाकर बोला, एक तो मेरे दिमाग में ये बात आती है कि हो सकता है जागीरदानी खुद ही कहीं चली गई हो। ये बड़े लोग हैं बाबा, इनकी आनियाँ जावनियों का कुछ पता नहीं चलता। अनंत सिंह की बातों से कम एक बात तो वाज़ेह हो गई थी कि वो अंगूठा छाप कसाई टाइप थानेदार है और ये मामला हल करना उसके बस का रोग नहीं। शायद इसीलिए नर्मला का ध्यान सीधा मेरी तरफ गया था और उसने मुझे जोधपुर से लाने के लिए अपना मैनेजर भेज दिया था। मैंने मुतमईन लहजे में अनंत सिंह से कहा, सरदार जी, छोटी बेगम ना तो खुद कहीं गई है और ना इसे हवेली के अंदर से अगवा किया गया है, बल्कि ये कोई और ही मामला है। अनंत सिंह ने कहा, बादशाह हो, मैं समझा नहीं। मैंने जवाब दिया, बादशाह हो, समझने के लिए थोड़ा सा वक्त चाहिए। हालांकि मुझे वक्त की जगह दिमाग का लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाहिए था। वह एहतिजाजी लहजे में बोला, इंस्पेक्टर नवाज, वो बंदा इकबाल कर रहा है। मैंने कहा, इकबाल को छोड़ो, तुम थोड़ी सी फेटी लगाओगे तो आधा शहर इकबाल करने लगेगा। मेरे ख्याल में ये किसी बाचे शाचे का काम नहीं। आओ मैं तुम्हें उस बंदे तक ले जाऊं जो हमें इस बारे में कुछ बता सकता है। अनंत सिंह बड़ी मायूसी से मेरी तरफ देखने लगा। मैं बार बार उसके जोशो खरोश को ठंडा करने का सबब बन रहा था। उसे समझा बुझाकर मैंने अपने साथ चलने पर राजी कर लिया। हवेली में गुमशुदा बग्गी के अलावा 2 शानदार टांगे भी मौजूद थे। हमने इनमें से एक टांगा लिया और तहसील अस्पताल की तरफ रवाना हो गए। रवाना होने से पहले मैंने अनंत सिंह के एएसआई को हिदायत कर दी कि वो हवेली में रहे और मुश्तबा अफराद से पूछकर जारी रखे। हवेली से तहसील अस्पताल का फासला तकरीबन 3 मील था। हम दोपहर से थोड़ी देर बाद रवाना हुए थे, लेकिन रास्ते में टांगे का दर्रा टूट गया। आखिर हवेली से एक दूसरा टांगा मंगवाना पड़ा। इसी चक्कर में अस्पताल पहुंचते पहुंचते शाम हो गई। मैंने सीधे इस कमरे का रुख किया जहां 2 रोज पहले बदमिजाज डॉक्टर से मुलाकात हुई थी। खुशकिस्मती से वो अपने कमरे में ही था। सांवले रंग वाली एक नर्स मेज पर चढ़ी बैठी थी और डॉक्टर उससे बातें कर रहा था। मैं तो आज भी सादा लिबास में था, लेकिन बावर्दी अनंत सिंह को देखकर डॉक्टर जरा गड़बड़ा गया। अनंत सिंह ने नर्स को बाहर जाने का इशारा किया। नर्स ने पहले तो इस तौहीन आमेज अंदाज पर एहतजाज करना चाहा, मगर फिर इरादा बदल कर खिसक गई। मैंने कमरे की कुंडी अंदर से बंद कर दी। मेरे जारहाना अंदाज ने डॉक्टर को बौखला दिया। क्या बात है जी, आप कुछ परेशान नजर आते हैं? उसने अपनी परेशानी छुपाते हुए पूछा। फिर उसने बड़े गौर से मेरा चेहरा देखा।
اس کی یادداشت اچھی تھی۔ معمولی کوشش کے بعد وہ مجھے پہچان گیا۔ اس نے اپنی انگلی میری طرف اٹھائی اور کالے ہونٹ پھڑکا کر بولا، تم تو پرسوں رات۔ ہاں، پرسوں رات۔ میرے پیٹ میں درد تھا۔ میں نے اس کی بات کاٹی۔ اور اب تم تسلی سے کرسی پر بیٹھ کر میرے چند سوالات کے جواب دو۔ میں تمہارا قیمتی وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ ایک ہی ڈاکٹر کو اندازہ ہو گیا کہ میں وہ نہیں جو وہ مجھے سمجھتا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ہی اس کی آنکھوں میں خوف پھیل گیا۔ ٹھیک 1 گھنٹے بعد جب ہم اس کمرے سے روانہ ہونے والے تھے، کمرے کا نقشہ مکمل طور پر بدل چکا تھا، اور کمرے پر ہی بس نہیں، ڈاکٹر کے مزاج شریف پر بھی بڑے اچھے اثرات مرتب ہو چکے تھے۔ وہ ایک لنگڑی کرسی پر نڈھال سا پڑا تھا، ٹائی کھل چکی تھی، قمیض کے بٹن ٹوٹ چکے تھے، دونوں رخساروں پر انت سنگھ کی بھاری انگلیوں کے نشان تھے، اور نیچے والا ہونٹ جو کچھ زیادہ ہی کالا تھا، پھٹ کر سرخ رو ہو چکا تھا۔ کچھ یہی حال کمرے کا بھی تھا۔ یہ ساری تبدیلیاں انت سنگھ کی کوششوں سے رونما ہوئی تھیں۔ ان تبدیلیوں سے خوش ہو کر ڈاکٹر نے ہمارے ساتھ بے پناہ تعاون کیا تھا، اور وہ باتیں بھی بک دی تھیں جو ہم اس سے بکوانا نہیں چاہتے تھے۔ ڈاکٹر کا اصل نام سنجے دیو تھا۔ اس کی ڈگری بھی کچھ مشکوک سی تھی۔ بہرحال ہمیں ان باتوں سے کوئی غرض نہیں تھی۔ ہماری غرض ان باتوں سے تھی جو سنجے نے نرملا دیوی کے بارے میں بتائیں۔ یہ بے حد سنسنی خیز انکشافات تھے۔ ان انکشافات کا خلاصہ حسب ذیل ہے۔ ڈاکٹر سنجے کا نرملا دیوی سے کوئی تعلق واسطہ نہیں تھا۔ اس کا تعلق واسطہ گساجن نامی ایک طالب علم لیڈر سے تھا، اور گساجن کا تعلق نرملا دیوی سے تھا۔ گساجن کا تعلق نرملا دیوی سے کیا تھا اور یہ تعلق کیسے پیدا ہوا، اس کا جواب آگرہ یونیورسٹی سے ملتا ہے۔ گساجن اسی تعلیمی ادارے کا سب سے بدنام لڑکا تھا، اور نرملا بھی یہیں پڑھتی تھی۔ بظاہر گساجن اور نرملا کی کبھی مٹ بھیڑ نہیں ہوئی، نہ ہی کوئی ایسا واقعہ ہوا جس سے شبہ ہوتا کہ گساجن نرملا سے تعلق پیدا کرنا چاہتا ہے، لیکن اندر خانے بات کچھ اور تھی۔ من موہنی صورت والی نرملا گساجن کی شکاری نگاہوں کے نشانے پر آ چکی تھی۔ وہ کوئی عام لڑکی ہوتی تو گساجن کب کا اسے کھا پی کر ہضم کر چکا ہوتا، لیکن وہ ہر طرح اس کے لیے لوہے کا چنا تھی۔ ایک تو وہ کسی شودے کو لفٹ ہی نہیں کراتی تھی، دوسرے ایک بااثر خاندان کی فرد تھی۔ گساجن اسے دیکھ کر رال تو ٹپکا سکتا تھا، لیکن اس پر اپنے دانت نہیں آزما سکتا تھا۔ وہ اندر ہی اندر جلتا اور سلگتا رہتا تھا۔ انہی دنوں وہ ایک بینک ڈکیتی کے الزام میں گرفتار ہو کر جیل چلا گیا۔ اس کے جیل جانے سے نرملا کی طرح اور بھی کئی شریف لڑکیوں نے سکھ کا سانس لیا ہوگا۔ جیل جانے کے بعد گساجن جو ایک کچا پکا گنڈا تھا، صحیح بدمعاش بن کر ابھرا۔ جیل کے اندر ہی اس نے ایک چھوٹا سا گروہ بھی بنا لیا۔ 6 مہینے پہلے گساجن جیل سے رہا ہوا تھا، اور اسی روز سے وہ ہاتھ دھو کر نرملا دیوی کے پیچھے پڑا ہوا تھا۔ وہ اب تک گلی کے کئی چکر لگا چکا تھا، اور 1 سے زائد بار نرملا سے ملاقات کرنے میں کامیاب رہا تھا۔ چند ہفتے پہلے حویلی کے اندر سے جو آدمی پکڑے گئے تھے، وہ بھی گساجن کے ساتھی تھے۔ فرار ہو جانے والا تیسرا شخص گساجن خود تھا۔ وہ نرملا پر اپنی دھاک بٹھانے کے لیے اس سے ملنے حویلی کے اندر چلا آیا تھا۔ چوکیداروں کو بروقت پتہ چل گیا، اور یوں اس کا منصوبہ ناکام ہو گیا۔ ہماری تفتیش کے دوران ڈاکٹر نے جو سب سے زیادہ سنسنی خیز انکشاف کیا وہ یہ تھا کہ اب نرملا دیوی بھی گساجن کے دباؤ میں آ چکی تھی۔ وہ رقم دے کر یا کسی بھی طرح گساجن سے اپنا پیچھا چھڑانا چاہتی تھی۔ 2 روز پہلے رات کو وہ یہاں آئی تھی تو گساجن سے بات چیت کرنے کے لیے ہی آئی تھی۔ گساجن نے اسے اسپتال میں ڈاکٹر سنجے کے کمرے میں وقت دے رکھا تھا، لیکن وہ پروگرام کے مطابق یہاں نہیں آیا۔ دراصل اسے شبہ تھا کہ نرملا اپنے ساتھ پولیس لگا کے لے آئے گی۔ نرملا اپنے ساتھ ملازمہ اور بگیبان کے ساتھ یہاں آئی اور بیٹھ کر واپس چلی گئی۔ اگلے روز گساجن ڈاکٹر سنجے سے ملا۔ اس نے سنجے سے کہا کہ وہ آج رات پھر آئے گا، اور آج رات سارا معاملہ نبٹ جائے گا۔ پروگرام کے مطابق گساجن کل رات 9 بجے ہی اسپتال میں آ کر بیٹھ گیا۔ وہ 2 مسلح ساتھی بھی لے کر آیا تھا جو اسپتال کی چھت پر بیٹھے ہوئے تھے۔ 10 بجے کے قریب تیز آندھی چلنا شروع ہو گئی۔ ہر شے گرد و غبار سے اٹ گئی۔ سنجے نے گساجن سے کہا، گساجن صاحب، موسم خراب ہو چکا ہے، میرا خیال ہے کہ اب انتظار فضول ہے، وہ نہیں آئے گی۔ گساجن نے جواب میں کہا، پیارے، وہ آئے گی، اسے آنا ہی پڑے گا۔ وہ لوہے کے جال میں پھنسی ہوئی ہے، جتنا مرضی پھڑک لے مگر بچ نہیں سکتی۔ گساجن کی باتوں سے ڈاکٹر سنجے نے اندازہ لگایا کہ وہ نرملا کو کسی طریقے سے بلیک میل کر رہا ہے۔ بہرحال اس نے گساجن کو زیادہ کریدنے کی کوشش نہیں کی۔ ان دونوں میں زیادہ بے تکلفی نہیں تھی، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ وہ گساجن سے خوف کھاتا تھا۔
कल रात गुसाजन और उसके साथी तकरीबन 11 बजे तक निर्मला का इंतजार करते रहे। आखिर गुसाजन डॉक्टर के पास से उठ खड़ा हुआ। उसने अपने दोनों साथियों को छत से बुलाया और वो तीनों अपनी जीप पर बैठकर गढ़ी की तरफ रवाना हो गए। गुसाजन को पूरा यकीन था कि निर्मला से मिलने के लिए हवेली से निकली होगी और रास्ते में किसी वजह से रुक गई होगी। ऐन मुमकिन था कि खराब रास्ते में बग्गी ही कहीं फंस गई हो। वो तीनों अस्पताल से रवाना हो गए तो डॉक्टर संजय लंबी तान कर सो गया। वो आज सुबह 10 बजे तक सोया रहा। बेदार होने पर उसे इत्तला मिली कि हवेली की छोटी बेगम अपने मुलाजमों और बग्गी समेत गायब है। ये तो था डॉक्टर संजय का बयान, जो इसने अंत सिंह से फेंटी खाने के बाद दिया। इस बयान की रोशनी में बहुत कुछ वाज़ेह हो गया था, लेकिन इसके साथ कई नए सवाल भी पैदा हो गए थे। मसलन ये कि निर्मला देवी एक गुंडे के हाथों क्यों ब्लैकमेल हो रही थी, या वो खामखा की बदनामी से बचना चाहती है। वो गुसाजन से क्या बातचीत करना चाहती थी और इस बातचीत के लिए उसने इतनी रात गए घर से बाहर निकलने का खतरा क्यों मोल लिया, या फिर जब वो घर से बाहर निकल ही आई थी तो वक्त पर अस्पताल में क्यों न पहुंच सकी। ये सारे सवालात अहम थे, लेकिन इन सबसे अहम सवाल ये था कि निर्मला इस वक्त कहाँ है। डॉक्टर संजय के कमरे से निकलने से पहले हमें इस सवाल का जवाब दरकार था। मैंने नीचे झुककर संजय के बाल मुट्ठी में जकड़े और उसका चेहरा अपनी तरफ घुमाते हुए कहा, देखो संजय, तुम्हारे साथ बहुत हो चुकी है। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें थाने ले जाना पड़े और वहां तुम अंत सिंह का असल रूप देखो। बेहतर यही है कि अब तुम हमें गुसाजन के ठिकाने से आगाह कर दो। संजय सही मायनों में डंडे का यार था। शुरू में जब हमने इससे गुसाजन का पता पूछा था तो वो बिल्कुल अनजान बना रहा था, मगर अब इसने ये पता फर बता दिया। उसकी मालूमात के मुताबिक गुसाजन अजमेर के एक मज़ाफ़ाती गांव में क़याम पज़ीर था। गढ़ी से अजमेर शरीफ का फासला करीबन 90 मील है। हमें गुसाजन के ठिकाने तक पहुंचने के लिए 60-70 मील का सफ़र करना था। अंत सिंह का ख्याल था कि अब गढ़ी वापस जाकर आराम किया जाए और सुबह ताज़ा दम होकर निर्मला के खोज में निकला जाए। बिलाल शाह भी लंबी लंबी अंगड़ाइयाँ और जमाइयाँ लेकर अपनी नीयत का इजहार कर रहा था, मगर मैं ये कीमती वक्त खोना नहीं चाहता था। मुमकिन था कि ये वक्त जो हमारे लिए ज़्यादा अहम नहीं था, किसी के लिए बहुत अहम हो। डूबने वाले के लिए एक एक लम्हे की कीमत होती है, जबकि किनारे पर सोने वाला घंटों बेखबर सोया रहता है। मैंने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि हम अभी और इसी वक्त गुसाजन की तलाश में रवाना होंगे। मैंने संजय से कहा कि इसे हमारे साथ चलना होगा, मगर साथ ही ये तसल्ली भी दे दी कि अगर उसने दुरुस्त मालूमात फराहम की हैं तो इस केस की वजह से उसके नाम पर कोई हर्फ नहीं आएगा। अगर ठंडे दिमाग से सोचा जाता तो इस मामले में संजय का गुनाह इसके सिवा और कुछ नहीं था कि वो गुसाजन की ताकत और गुंडागर्दी से खौफ खा गया था और उसने गुसाजन को इजाज़त दे दी थी कि वो निर्मला को ब्लैकमेल करने के लिए इसके कमरे को इस्तेमाल कर ले। दूसरे लफ्ज़ों में वो गुसाजन के दबदबे में आकर उसका आलाकार बन गया था। अंत सिंह ने तो इतनी रात गए मेरे साथ जाने से साफ इनकार कर दिया। इसे थाने में कई भूले बिसरे काम याद आ गए थे। बिलाल शाह भी ऊपर नीचे हो रहा था, मगर इसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि इनकार कर देता। हमने अंत सिंह के 2 हेड कांस्टेबलान को साथ लिया और अस्पताल की एक वैगन नुमा गाड़ी में आकर बैठ गए। अस्पताल की तरह ये गाड़ी भी लाजवाब थी, ताहम अगर इससे नई नवेली दुल्हन की तरह प्यार मोहब्बत का सलूक किया जाता तो वो नीम जान होने के बावजूद हमें मंजिल तक पहुंचा सकती थी। अजमेर की तरफ रवाना होने से पहले मुझे इन 2 कैदियों का ख्याल आया जो चंद हफ्ते पहले निर्मला की हवेली से गिरफ्तार हुए थे और जिनके बारे में डॉक्टर ने अब बताया था कि वो गुसाजन के साथी थे। यकीनी बात ये थी कि ये दोनों अफराद अंत सिंह के थाने में पहुंचाए गए होंगे। अगर वो इस वक्त भी अंत सिंह की हवालात में थे तो इनसे बहुत मदद ली जा सकती थी। मैंने अंत सिंह से इन दोनों हवालातियों के बारे में पूछा तो उसका मुंह लटक गया। कहने लगा, बादशाह हो, मुझे क्या पता था कि वो इतने खासल खास बंदे हैं। नहीं तो मैं इनकी हिफाजत का इंतज़ाम करके रखता। वो कच्चे हवालात में थे, एक रात खिड़की तोड़कर भाग गए। मैंने बड़ा तलाश कराया पर नहीं मिले, पर मेरे दिमाग में आया कि चलो चोर ही थे ना, आज नहीं तो कल दोबारा पकड़े जाएंगे। अंत सिंह ने अपनी सफाई पेश कर दी, लेकिन मैं जानता था कि वो इतना उल्लू नहीं जितना जाहिर कर रहा है। यकीनी बात थी कि उसने किसी से रिश्वत खाकर हवालातियों को छोड़ दिया था। बहरहाल अंत सिंह और उसकी थानेदारी पे 2 हर्फ भेजकर मैं डॉक्टर संजय के साथ अजमेर जाने वाली सड़क की तरफ रवाना हो गया।
अब ये बात मेरे जहन में बिल्कुल साफ थी कि परसों रात की तरह कल रात भी निर्मला बीमार मुलाजमा के भेष में हवेली से निकली थी और डॉक्टर की तरफ रवाना हुई थी। लेकिन या तो वो देर से रवाना हुई थी या आंधी की वजह से रास्ते में कहीं रुक गई थी, लिहाजा वक्त पर गुसाजन तक नहीं पहुंच सकी थी। फिर गुसाजन अस्पताल से निकल पड़ा था। निर्मला से गुसाजन की मुलाकात रास्ते में कहीं हुई थी और इसके बाद से निर्मला और उसके दोनों मुलाजमीन का कुछ पता नहीं था। 70 मील का सफ़र हमने करीबन 6 घंटों में तय किया और रात 2 बजे अजमेर के इस मजाफाती गांव में पहुंच गए जहां गुसाजन का ठिकाना बताया जाता था। आसमान तारों से भरा हुआ था। सर्द हवा शुमालन जुनूबन चल रही थी। रात के सन्नाटे में वैगन की घरर घरर दूर तक गूंज रही थी। कच्चे रास्ते की दोनों अतराफ ज्वार और मकई के खेत थे। कहीं कहीं किसानों की झोपड़ियों में रोशनी दिखाई देती थी। गांव अभी काफी फासले पर था कि डॉक्टर संजय ने हमें वैगन रोकने को कहा। मेरे इशारे पर डॉक्टर ने वैगन रोककर इंजन बंद कर दिया। तारों की मध्यम मध्यम रोशनी में एक जानिब कब्रों के सफेद सफेद कतबे नजर आ रहे थे। गौर करने पर मालूम हुआ कि ये एक वसी कब्रिस्तान है। इस कब्रिस्तान के आखिरी सिरे पर 2 मकानों के हेवले थे। मकानों का दरमियानी फासला 40-50 गज के करीब था। डॉक्टर संजय ने कांपते हुए लहजे में बताया कि इन्हीं 2 मकानों में से एक गुसाजन का ठिकाना है। अपने बयान के मुताबिक डॉक्टर संजय इससे पहले यहाँ नहीं आया था, लिहाजा उसने ये बात कयास से कही थी। दोनों कांस्टेबलों के पास राइफलें थीं। मेरे पास 38 बोर का रिवॉल्वर था। बिलाल शाह भी एक ऐसी पिस्टल से मुसल्ला था। हमने ड्राइवर और डॉक्टर संजय को तो वहीं गाड़ी में छोड़ा और खुद मोहतात तरीके से इन मकानों की तरफ बढ़े। करीब पहुंचने पर अंदाजा हुआ कि पहला मकान दरअसल एक टूटा फूटा मज़ार है। मज़ार के गिर्द एक अहाता और चंद कमरे थे। दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। ये मज़ार एक तरह से कब्रिस्तान का ही हिस्सा था। दूसरा मकान कुछ मशकूक नजर आया। दीवारें खासी ऊंची थीं। मकान की शक्ल सूरत देखकर कयास होता था कि ये किसी जमींदार का गोदाम है। इस गोदाम का एक हिस्सा बारिशों से मुनहदिम हो चुका था। बैरूनी दरवाजे को अंदर से कुंडी चढ़ी हुई थी। मैंने खुद अंदर जाने का फैसला किया। इसके लिए दीवार फांदना जरूरी था। बिलाल शाह ने नीचे बैठकर मुझे कंधों पर उठाया और मैं दीवार पर चढ़कर दूसरी तरफ उतर गया। अंदर मुकम्मल तारीकी थी। बरामदे में कोई शख्स चारपाई पर सो रहा था। उसके खर्राटे काफी बुलंद थे। मैं बाहिस्तगी उसके सिरहाने पहुंचा। झुककर गौर से देखा, उसने लिहाफ ओढ़ रखा था और मुंह से शराब की बू आ रही थी। उसकी चारपाई के पास दीवार के साथ एक मोटी लाठी पड़ी हुई थी। लाठी के एक सिरे पर छुरी चढ़ी हुई थी। मुझे यकीन होने लगा कि हम सही मकाम पर आ गए हैं। सबसे पहले तो मैंने वो खतरनाक लाठी एक तारीक गोशे में छुपाई, फिर सहन में जाकर दरवाजे की कुंडी अंदर से खोल दी। मैं नहीं चाहता था कि हमारी आमद की किसी को खबर हो। मैंने आहिस्ता से कुंडी गिरा दी। बिलाल शाह और दोनों कांस्टेबल अंदर आ गए। अब मेरी आंखें मकान की तारीकी में अच्छी तरह देख रही थीं। मैं बाहिस्तगी चलता हुआ अंदरूनी हिस्से में पहुंचा। यहाँ एक कमरे में लालटेन की मध्यम रोशनी दिखाई दी। गालिबन लालटेन को चारपाई के नीचे घुसा दिया गया था। इस कमरे को भी अंदर से कुंडी लगी थी। ताहम मैंने एक खिड़की पर दबाव डाला तो वो मामूली आवाज से खुल गई। कमरे में 2 हट्टे कट्टे अफराद 2 चारपाइयों पर लिहाफ ओढ़े हुए सो रहे थे। एक शख्स के तकिए के नीचे स्याह पिस्टल का दस्ता साफ नजर आ रहा था। गोलियों वाली पेटी पाए से लटकी हुई थी। दीवार पर 2 पतलूने और एक जर्सी लटकी हुई थी। कच्चे फर्श पर मूंगफली के छिलके पड़े थे। सिगरेट के टोटे थे और शराब की खाली बोतलें लुढ़की हुई थीं। मैंने ये सारा मंजर चंद सातों के अंदर देखा और फिर खिड़की से कूदकर अंदर पहुंच गया। सबसे पहले मैंने कमरे की कुंडी खोली, फिर दबे पांव इस रिवॉल्वर की तरफ बढ़ा जो तकिए के नीचे से झांक रहा था। लगता था इन लोगों के वहमो गुमान में भी नहीं था कि कोई यहाँ पहुंच सकता है। वो बिल्कुल बेफिक्र होकर सो रहे थे। मैंने अपना रिवॉल्वर निकालकर हाथ में ले लिया और दूसरे हाथ से तकिए वाला निकालना चाहा, लेकिन अब बेखबरी की इंतहा हो चुकी थी। तकिए की जुम्बिश से अचानक सोया हुआ शख्स जाग गया। उसने बेइंतहा फुर्ती से मेरा बाजू थामा। रिवॉल्वर मेरे इसी हाथ में था। इसके साथ ही उसके हलक से खौफनाक चिंगार निकली। भूरा गालिबन उसके साथी का नाम था। यकायक कमरे में कोहराम मच गया। जो ही साथ वाली चारपाई से भूरा हड़बड़ा कर उठा। हेड कांस्टेबल ने कड़क कर उसे खबरदार किया और 303 की नाल उसकी खोपड़ी से लगा दी। वो शख्स
जिसने मेरे रिवॉल्वर पर हाथ डाला था कुछ ज्यादा ही फुर्तीला निकला। उसने अपना लिहाफ मेरे ऊपर फेंका और भागने की कोशिश की, मगर कांस्टेबल की सूरत में एक फरिश्ता उसके सर पर भी खड़ा था। इस फरिश्ते ने अपनी राइफल का कुंदा घुमाकर भागने वाले की गर्दन पर मारा। ये एक जोरदार ज़रब थी। वो शख्स उछलकर दरवाजे के पास गिरा। मैंने एक ठोकर उसकी पसलियों में मारी और 2 हवाई फायर करके उसे समझा दिया कि हमने बड़े पक्के हाथ डाले हैं, वो कोई बदमाशी दिखाने की कोशिश न करे। अब सिर्फ तीसरा शख्स था जो बाहर बरामदे में सो रहा था। मुझे उसकी तरफ से कोई फिक्र नहीं थी। वो गैर मुसल्लह था और मैं बिलाल शाह जैसे सेहतमंद रखवाले को उसके सराहने छोड़ आया था। मुझे यकीन था कि जूं ही हंगामा हुआ होगा, बिलाल शाह ने अपने शिकार को जिन जब्बे में जकड़ लिया होगा और ऐसा जकड़ा होगा जैसे जकड़ने का हक होता है। मेरा अंदाज़ा 101% दुरुस्त निकला। जब मैं कमरे से बाहर आया तो बिल्कुल वही मंजर मेरी आंखों के सामने था जो मैं सोच रहा था। एक दरमियानी जिसामत का शहरी लड़का बिलाल शाह की गिरफ्त में पूरी तरह फंसा हुआ था। बिलाल शाह ने हाँफते हुए लहजे में कहा, देख लो खान साहब, मैं कुछ भी नहीं कीता। मैंने हिलने भी नहीं दिया है। दफनन मुझे अंदरूनी कमरे से किसी लड़के के रोने की आवाज़ें आईं। ये दबी दबी आवाज़ें इसी चारपाई से आ रही थीं जहाँ से भूरा उठा था। लिहाफ के नीचे अभी तक कोई मौजूद था और हिज़यानी अंदाज में आहो-बका कर रहा था। मैंने चारपाई के नीचे से लालटेन निकाली और जल्दी से लिहाफ के पास आया। लिहाफ उठाकर देखा तो आंखें खुली की खुली रह गईं। वहाँ पे 10-12 साला लड़का था। उसने अपना सर घुटनों में दे रखा था और चीखता चिल्ला जा रहा था, दीदी दीदी बचाओ बचाओ। मैंने लालटेन की रोशनी में गौर से लड़के के खतोखाल देखे। शक्ल कुछ जानी पहचानी महसूस हुई। अचानक मेरे जहन ने पुकार कर कहा, यह लड़का निर्मला का छोटा भाई है, वही भाई जिसके बारे में निर्मला ने बताया था कि वो आगरा के एक अंग्रेजी स्कूल में पढ़ता है। हमने इस गोदामनुमा मकान का कोना कोना छान मारा, लेकिन निर्मला, बशीरा या बग्गीबान का कोई सुराग न मिला। पकड़े जाने वाले तीनों अफराद में से कोई भी ये मानने को तैयार नहीं था कि वो गुसाजन है या गुसाजन नाम के किसी शख्स से उसका कोई ताल्लुक रहा है। इन ना मानने वालों का इलाज भी मेरे पास मौजूद था। मैंने बिलाल शाह को भेजा और वो गाड़ी में से डॉक्टर संजय को ले आया। संजय खासा घबराया हुआ था। कुछ यही कैफियत मकान के तीनों मकीनों की उसे देखकर हुई। मैंने सर्द लहजे में इससे दरियाफ्त किया कि ये तीनों कौन हैं। उसने फौरन एक शख्स की तरफ उंगली उठाई और बोला, ये गुसाजन है और ये इसका क्लास फेलो अकील उर्फ भूरा और ये कृष्ण है। मुझे पहले ही उम्मीद थी कि गुसाजन इन तीनों में से कोई होगा। संजय ने जिसकी तरफ इशारा किया था वो गोल सुर्ख चेहरे वाला एक सख्त गिर नौजवान था। उसने पतलून और बनियान पहन रखी थी। सीना और बाजू बालों से ढके हुए थे। इसी शख्स ने मुझसे रिवॉल्वर छीनने की कोशिश की थी। इस वक्त वो फर्श पर औंधा पड़ा हाय हाय कर रहा था। जैसा कि बाद में पता चला, कांस्टेबल की जोरदार जब से उसकी गर्दन की हड्डी तड़क गई थी। वो रात हमने इसी तनहा मकान में गुजारी। हमने जिन 3 नौजवानों को पकड़ा था, इनमें से एक मकामी गांव के चौधरी का लड़का था। इसी ने गुसाजन और अकील को मेहमान ठहराया हुआ था। वो तीनों कई रोज से यहाँ दादेश दे रहे थे। सबसे पहले तो हमने लड़के को चुप कराने की कोशिश की और उसे तसल्ली तशफ़ी देकर बोलने पर आमादा किया। एक अलहदा कमरे में गुफ्तगू करते हुए लड़के ने मुझे अपना नाम नरिंदर बताया और बताया कि वो आगरे के फलां स्कूल में पढ़ता है। उसकी बातों से मालूम हुआ कि 4 रोज पहले उसे 10 छुट्टियां हुई थीं। हवेली का पुराना मुलाजिम राजपाल जॉब मैनेजर बन चुका है, इसे खुद आगरे से लेने आया था। इतवार की सुबह वो आगरे से बजरिया कार गढ़ी के लिए रवाना हुए, लेकिन रास्ते ही में गुसाजन और उसके साथियों ने उसे अगवा कर लिया और मैनेजर राजपाल को थप्पड़ मारे। फिर मैनेजर को निर्मला देवी के लिए कोई पैगाम देकर छोड़ दिया। लड़के नरेंद्र ने बताया कि ये तीनों आदमी उसे डराते धमकाते रहते थे और जब वो रोता था तो मारते भी थे। लड़के का तफसीली बयान लेकर मैंने गुसाजन से रिजू किया। वो हकीकतन एक खतरनाक कोंडा था। जख्मी गर्दन की वजह से वो सख्त अजाब में था। इसके बावजूद अकड़ रहा था और जबान खोलने से साफ इनकारी था। मैंने उसके साथी किशन की तरफ तवज्जो दी। पहले तो उसने भी अकड़ दिखाई, लेकिन फिर मार खाने के बाद राह रास्त पर आ गया। उसने इकरार किया कि लड़के नरेंद्र के बयान में कुछ बातें दुरुस्त हैं, यानी वो इसे अगवा करके यहाँ लाए हैं और पिछले 4 रोज से वो इनकी तहवील में है। इसके अलावा उसने ये भी तस्लीम किया कि मैनेजर राजपाल को छोटी बेगम के लिए पैगाम देकर हवेली भेजा गया था, मगर कृष्ण ने यह जुर्म कबूल करने से इनकार कर दिया कि कल रात उन्होंने छोटी बेगम को उसके 2 मुलाजिमों समेत अगवा किया है या ऐसी कोई कोशिश की है।
मैंने सन्नाटे के थप्पड़ उसके मुंह पर दे मारे। उसका होंठ फट गया। वो समझ चुका था कि वो तीनों बुरी तरह फंस चुके हैं और अब छुटकारा मुमकिन नहीं। दूसरे कमरे में इनका लीडर हाय हाय की दर्दनाक आवाजें निकाल रहा था, जिसकी वजह से उसका रहा सहा हौसला भी खत्म हो चुका था। वो दबे लहजे में बात कर रहा था। कहने लगा, इंस्पेक्टर साहब, यह हकीकत है कि हमने नरिंदर को छोटी बेगम पर काबू पाने के लिए ही अगवा किया था, और ये भी हकीकत है कि गुसाजन के इरादे छोटी बेगम के बारे में कुछ अच्छे नहीं थे। वो इसके हुस्न और उसकी दौलत दोनों पर नजर रखता था। लेकिन मैं भगवान को गवाह बनाकर सच कह रहा हूँ कि कल रात हमने छोटी बेगम की सूरत तक नहीं देखी। अकील भूरा लड़के के पास था और मैं खुद गुसाजन के साथ गड़ी गया था। तहसील अस्पताल में रात 11 बजे तक छोटी बेगम का इंतजार करने के बाद हम इसे ढूंढने के लिए निकले थे। हमारा ख्याल था कि आंधी की वजह से वो कहीं रास्ते में रुक गई है। हमने इसे बहुत ढूंढा, लेकिन कहीं सुराग नहीं मिला। रास्ते में एक दो किसानों से पता चला कि हवेली की बग्गी कुछ देर पहले इस रास्ते से गुजरी थी। हम समझ गए कि कोई गड़बड़ हो गई है, लिहाजा वापस अस्पताल भी नहीं गए और जीप को पुख्ता सड़क पर डालकर अजमेर की तरफ चले आए। सुबह 6 बजे हम यहाँ पहुँच गए। इसके बाद से हम इसी चार दीवारी में हैं। हमारे वहमो गुमान में भी ना था कि कोई यहाँ तक पहुँच सकता है, लिहाजा बड़ी बेफिक्री से सो रहे थे। हमने सुबह तक तीनों मुलजिमान से पूछगछ मुकम्मल कर ली और जारी रखी, लेकिन मजीद कुछ भी मालूम न हो सका। गर्दन की चोट के सबब गुसाजन की हालत अबतर थी। मेरी हिदायत पर डॉक्टर संजय ने उसकी मालिश वगैरह की और रुई रखकर पट्टी बांध दी। मैं गिरदोपेश का जायजा लेने के लिए अलग सुबह बाहर निकला। बिलाल शाह भी मेरे साथ था। अभी अंधेरा छटा नहीं था। मकान के चारों तरफ सरकंडे थे और इससे आगे खेत दिखाई दे रहे थे। सुबह की खूनखां हवा में सरकंडों के सफेद सर झूम रहे थे। जल्दी मुझे वो जीप भी नजर आ गई जिस पर गुसाजन वगैरह ने गढ़ी तक का सफर तय किया था। कीचड़ में लिथड़ी हुई जीप सरकंडों की ओट में खड़ी थी। दफतन में चौंक गया। मुझे अंदाजा हुआ कि कोई सरकंडों में छुपा हुआ हमें देख रहा है। मैंने बिलाल शाह पर अपना अंदेशा जाहिर नहीं होने दिया। हम यूं ही इधर उधर घूमते रहे। अचानक बिलाल शाह की नजर किसी शख्स पर पड़ गई। वो सरकंडों में घूरता हुआ बुलंद आवाज से बोला, कौन है? जो ही उसने आवाज लगाई, कोई अपनी जगह से उठकर भागा और सरकंडों के अंदर से गुजरकर दूर निकल गया। बिलाल शाह और मैं उसके पीछे लपके, लेकिन वो हमारी पहुंच से दूर जा चुका था। चंद ही लम्हों बाद घोड़े की टापें सुनाई दी और मैंने देखा कि एक हेवला सा कब्रिस्तान का चक्कर काटकर पुख्ता सड़क की तरफ जा रहा है। मैंने तेजी से कहा, बिलाल शाह, तुम ऐसा करो कि लड़के को लेकर यहाँ से निकल जाओ, जहाँ मर्जी चले जाओ, लेकिन यहाँ नहीं रहना। दोनों कांस्टेबलों से कहना कि मुलजिमों पर कड़ी नजर रखें। मैं इस शख्स के पीछे जा रहा हूँ। यह हिदायत देते देते मैं मकान के सामने पहुंच चुका था। यहाँ 2 सेहतमंद घोड़े मैंने रात ही में देख लिए थे। मैं एक घोड़े पर सवार हुआ और इस जानिब बढ़ा जहाँ थोड़ी देर पहले घुड़सवार दिखाई दिया था। अब अंधेरा काफी हद तक छट चुका था। मैं मकान से 200 गज दूर एक टीले पर पहुंचा तो घुड़सवार नजर आ गया। वो तकरीबन 1 फर्लांग की दूरी पर था और खेतों के दरमियान कुशादा रास्ते पर घूम रहा था। मैं इसके पीछे जाता तो इसने फौरन होशियार हो जाना था। मैं कुछ देर सोचता रहा, फिर नताई से बेपरवाह होकर अपना घोड़ा सरकंडों में डाल दिया। ये सरकंडे खुश्क नाले के साथ साथ दूर तक चले गए थे। साफ नजर आ रहा था कि ये नाला इस रास्ते को किते करेगा जिस पर घुड़सवार रवाना हुआ है। जो रास्ता मैंने इख्तियार किया वो बड़ा दुश्वार गुजार था। तकरीबन 1 मील के सफर में घोड़े के साथ साथ मैं भी हलकान हो गया। इतनी मशक्कत के बावजूद मैं यकीन से नहीं कह सकता था कि घुड़सवार को दोबारा पा सकूंगा। ऐन मुमकिन था कि वो रास्ते ही में किसी और जाने मुड़ गया हो। यह भी मुमकिन था कि वो मेरे पहुंचने से पहले ही मुकर्ररा मकाम से आगे निकल जाए। अचानक एक ऐसा मंजर नजर आया जिसका मैंने तसव्वुर भी नहीं किया था। अभी मैं अपना शॉर्टकट मुकम्मल करके बड़े रास्ते पर पहुंचा भी नहीं था कि दाएं जानिब की घनी झाड़ियों से एक घुड़सवार बरामद हुआ और बड़े इत्मीनान से मेरा रास्ता काटता हुआ खुश्क नाले में उतर गया। सरकंडों में मैंने इस शख्स के लिबास की सिर्फ एक झलक देखी थी और अब मैं पूरे एतमाद के साथ कह सकता था कि मैं इस शख्स के पीछे यहाँ पहुंचा हूँ। मैंने धड़कते दिल के साथ देखा। वो बड़ी तसल्ली से नाला पार करके दूसरी तरफ पहुंच चुका था। मैंने भी अपने घोड़े की रफ्तार धीमी की और रास्ते खींचकर इसे नाले में उतार दिया। दोनों हाँफते हुए घोड़े बड़े मजे से आगे पीछे चलते एक गांव की हुदूद में दाखिल हो गए। मैंने अपने घोड़े को हल्की सी एड़ लगाई और उसने भागकर अगले घोड़े से अपना दरमियानी फासला मजीद कम कर लिया।
अब हमारे दरमियान तकरीबन 50 गज की दूरी थी। मैं इसी देहाती लिबास में था जो झोंकपाल के नंबरदार हसमुख ने मुझे लाकर दिया था। मुझे अपने पहचाने जाने का कोई खतरा नहीं था। घुड़सवार गांव की हुदूद में दाखिल हो गया और फिर मैंने उसे एक खूबसूरत 2 मंजिला हवेली में दाखिल होते देखा। रात तारीख थी। आज फिर राजस्थानी झक्कड़ चल रहे थे। मैं पिछले 12 घंटों से इस अच्छापुर नामी गांव में घूम रहा था। एक मुसाफिर की हैसियत से किसी ने मुझ पर शुबा नहीं किया था। मैंने 1-2 दुकानदारों से मिलकर कुछ मालूमात भी हासिल की थी। घुड़सवार जिस 2 मंजिला हवेली में दाखिल हुआ था वो यहाँ के मुखिया की थी। मुखिया का नाम भी मुझे मालूम हो चुका था। मैं पिछले 12 घंटों में 4-5 बार हवेली के सामने से गुजरा था और हर बार मुझे एहसास हुआ था कि हवेली के अंदर कोई बेचैनी सी पाई जाती है। परेशान चेहरों वाले अफराद अंदर बाहर आ जा रहे थे। शाम के बाद हवेली में कुछ लोग जमा होना शुरू हो गए थे। इनके घोड़े हवेली से बाहर ही खड़े थे। मैंने देखा था कि अंदर जाने वालों में से कई अफराद मुसल्लह हैं। मालूम नहीं हवेली के अंदर क्या खिचड़ी पक रही थी। जूं रात गहरी हो रही थी मेरा इज़्तिराब बढ़ता जा रहा था। रह रहकर निर्मला का चेहरा निगाहों में घूमता और मेरा दिल पुकार कर कहता कि वो किसी संगीन मुश्किल में फंसी हुई है। न जाने क्यों मुझे बार बार ये ख्याल आने लगा था कि अगर निर्मला और उसके मुलाजमीन गुस्साजन के हाथ नहीं लगे तो फिर वो इस हवेली में मौजूद हैं। मुझे कुछ मालूम नहीं था कि यह हवेली इस कहानी में कैसे घुस आई है और यहाँ रहने वाले लोग दरअसल कौन हैं। इस वक्त रात के 10 बजे थे जब मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। निर्मला को गुम हुए आज तीसरी रात थी। अजनबी लोगों के चुंगल में फंसी हुई लड़की के लिए ये बहुत बहुत लंबा अरसा था। हवेली के दरवाजे पर कोई चौकीदार तो था नहीं। मैंने कमीज थपथपाकर रिवॉल्वर की मौजूदगी का अंदाजा किया और दनदनाता हुआ अंदर घुस गया। अंदर और भी लोग घूम रहे थे। फौरी तौर पर किसी ने मेरी तरफ तवज्जो नहीं दी। मैंने अपनी सफाई पेश करने के लिए जो फिक्रे ढूंढ रखे थे वो सब धरे के धरे रह गए क्योंकि मैं हवेली के अंदरूनी हिस्से तक पहुंच गया और किसी ने नहीं पूछा कि मियाँ कौन हो तुम। आंख बचाकर मैं ऊपर जाने वाले सीनों पर आ गया। बालाई मंजिल पर तारीकी थी। सिर्फ चंद कमरों में गैस लैंप रोशन थे। चहल पहल भी नजर नहीं आती थी। एक रोशन कमरे के सामने से गुजरते गुजरते मैं ठिठक गया। अंदर से किसी मर्द के धाड़ने की आवाज आ रही थी। ये तुम्हारी नहीं मेरी जिम्मेदारी है और मैं ये जिम्मेदारी पूरी करूंगा। एक औरत ने घिघिया कर कहा, भगवान के लिए आप समझने की कोशिश करें। इसे कुछ हो गया तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। मैं सन्नाटे में रह गया। अंदर से आने वाली आवाज निर्मला की थी। मैं इस आवाज को हजारों में शनाख्त कर सकता था। मर्द ने गरज कर कहा, कुछ भी हो जाए निर्मला, हमें ये खतरा मोल लेना ही पड़ेगा। इसके सिवा कोई रास्ता नहीं है। अगर है तो मुझे बताओ। निर्मला ने कहा, मैं आपकी बात तस्लीम करती हूँ लेकिन के बाद बेगैरती की सोच शुरू हो जाती है। मर्द ने कड़क कर कहा, और कोई पति ये बेगैरती बर्दाश्त नहीं कर सकता। हम जा रहे हैं, तुम हमारी कामयाबी की प्रार्थना करो। इसके बाद भारी कदमों की आवाज आई। मैं पहले ही एक तारीख गोशे में छुप चुका था। कमरे का दरवाजा झटके से खुला और एक शख्स लंबे डग भरता हुआ बरामदे की तरफ निकल गया। उसका लिबास गवाही दे रहा था कि यही वो घुड़सवार है जिसका ताक़ुब करके मैं यहाँ पहुंचा हूँ। अंदर से अब दबी दबी सिसकियों की आवाजें आ रही थीं। मैं कुछ देर बेहरकत खड़ा रहा और सोचता रहा। फिर कमरे की तरफ बढ़ा। जाने वाला शख्स कमरे को बाहर से कुंडी लगा गया था। मैंने कुंडी खोली और जल्दी से अंदर चला गया। अंदर गैस लैंप जल रहा था। आरास्ता कमरे के वसत में निर्मला देवी खड़ी रो रही थी। मुझे देखकर वो बुरी तरह चौंकी। उसकी आंखें खुली की खुली रह गई थीं। आप यहाँ? वो हैरत और खुशी के मिले जुले जज्बात से बोली। मैंने इसे सर से पांव तक देखा और देखता ही रह गया। वो उरूसी जोड़े में मलबूस थी। हाथों में सोने के वजनी कड़े, माथे पे झूमर और होंठों पर सुर्खी। रोने से उसकी आंखों का काजल बह चुका था। मुझे ये समझने में ज्यादा देर नहीं लगी कि छोटी बेगम रुखसत होके आ चुकी है और अभी जो शख्स इसके कमरे से निकला है वो इसका शौहर नामदार है। वो शौहर जो एक अरसे से खामोश था और अपनी महबूब बीवी की हाँ में हाँ मिला रहा था, आखिर बोल पड़ा था और ऐसी देहाती आन-बान से बोला था कि बोलने का हक अदा हो गया था। निर्मला ने बेकरार होकर मेरा बाजू थाम लिया। रोती और हिचकियां लेती हुई बोली, इंस्पेक्टर नवाज, इन्हें रोकिए। वो किसी से झगड़ा करने जा रहे हैं। मेरे भाई का जीवन खतरे में है। खुदा के लिए इन्हें रोक लीजिए। मैं इत्मीनान से खड़ा रहा।
वो और बेकरार हो गई, मुझे झंझोड़ने लगी। उसकी आंखों में ममता की तड़प, बाप की मोहब्बत और बड़ी बहन की पुकार यकजा हो गई थी। इस घड़ी में वो 24 साल दोशीज़ा मुझे जिम्मेदारियों के बोझ तले पिसी नजर आई। उसकी नाजुक जान हजार खानों में बटी हुई थी और वो अपनी नातवानी कम करने के लिए किसी खाने से भी अपनी जान छुड़ा नहीं सकती थी। मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, घबराओ नहीं निर्मला देवी, तुम्हारे भाई नरेंद्र को कुछ नहीं होगा। जहाँ तुम्हारे ससुराल वाले जा रहे हैं वहाँ अब नरेंद्र नहीं है। वो हैरत का बुत बनी मेरी तरफ देखती चली गई। तूफानी झक्कड़ हवेली की बुलंद बुर्जियों से टकरा रहे थे और हवेली से निकलने वाले घोड़े गांव की किसी गली में सरपट भागे चले जा रहे थे। इन आखिरी सतूर को पढ़कर कहानी की चंद गुमशुदा कड़ियां मिला लें। ये बताने की जरूरत तो नहीं कि निर्मला ने मुझे गुसाजन के खौफ से गड़ी बुलाया था। वो जान चुकी थी कि गुसाजन की नज़र उसकी इज्जत और दौलत पर है और वो किसी भी वक्त इन दोनों चीज़ों पर हाथ डाल सकता है। लेकिन मुझे हवेली में बुलाने के बाद इसे हिम्मत नहीं हुई कि वो मुझे फौरी तौर पर इस हकीकत से आगाह कर सके। इसे अब भी उम्मीद थी कि शायद हालात सुधर जाएं, लेकिन इस दौरान गुसाजन ने इस खेल में ट्रम्प की चाल चली और आगरे के रास्ते में निर्मला के इकलौते भाई नरेंद्र को अगवा कर लिया। इस वाक़ये ने निर्मला का सारा दमखम खत्म कर दिया। वो किसी तौर अपने भाई की जान का रिस्क नहीं ले सकती थी, लिहाजा उसने अचानक मुझसे बेरुखी इख्तियार कर ली और फैसला किया कि वो इस मामले में पुलिस को दरमियान में नहीं लाएगी। गुसाजन के मुतालबे पर जब वो दूसरी मर्तबा इससे मिलने तहसील अस्पताल गई तो उसके वहमो गुमान में भी न था कि क्या वाक़या पेश आने वाला है। उसका पति राज पांडे, जो एक समझदार नौजवान था, खामोशी से हालात का जायजा ले रहा था और अपनी पत्नी पर गहरी निगाह रखे हुए था। इस रात पांडे फैसला कर चुका था कि इसे आगे बढ़कर क्या करना है। इस रात पांडे फैसला कर चुका था कि उसे आगे बढ़कर निर्मला के कदम रोकने होंगे और इसे तारीख गढ़ों में गिरने से बचाना होगा। वो अब तक बहुत बर्दाश्त कर चुका था, अब और नहीं कर सकता था। वो जानता था कि भाई बहनों की मोहब्बत में जकड़ी हुई निर्मला इसकी बात हरगिज नहीं मानेगी, लिहाजा उसने अपने आदमियों के साथ रास्ते में निर्मला को रोका और ज़बरदस्ती अपने साथ अपने गांव ले गया। ये एक तरह से निर्मला की अचानक रुखसती थी। उसने निर्मला से कहा कि वो इसकी पत्नी है, सिर्फ पत्नी बनकर रहे, पत्नी की जिम्मेदारियां इस पर छोड़ दे। जब निर्मला की ज़बानी से नरेंद्र वाले वाक़ये का पता चला तो वो गज़बनाक हो गया। उसने निर्मला से वादा किया कि वो अपनी जान पर खेलकर भी उसके भाई को बचा लेगा। उसने कमरे से असला निकाला और हालात का जायजा लेने के लिए गुसाजन के ठिकाने की तरफ चल दिया। बाद के वाक़यात आप जानते ही हैं। इत्तेफाक से मेरी निगाह पांडे पर पड़ गई और मैं उसका पीछा करता हुआ इच्छापुर पहुंच गया। अगवा बराए तावान के तीनों बड़े मुल्जिमान गिरफ्तार हो चुके थे। इनकी निशानदही पर आगरा से कम 10 अफराद मजीद गिरफ्तार कर लिए गए। मैंने डॉक्टर संजय को हस्बे वादा इस केस से साफ निकाल लिया। हवेली की शानदार बग्गी के बारे में लोगों में बहुत चर्चे थे। ये बग्गी भी बग्गीबान नज़ीर खान और बशीरा समेत निर्मला के ससुराल से बरामद हो गई। निर्मला के ये दोनों मुलाजिम वहाँ मेहमानों की हैसियत से मुकीम थे। वैसे भी जब मियाँ बीवी राजी थे तो काजी ने क्या करना था। देखा जाए तो इस रात राज पांडे की जुर्रत ने निर्मला को अनदेखी मुसीबतों से बचा लिया था। वो गुसाजन तक पहुंच जाती तो न जाने उसका क्या हाल होता। बिलाल शाह राज पांडे की मर्दानगी पर बहुत खुश था और बता रहा था कि एक दफ़ा वो भी अपनी रूठी हुई बीवी को इसी तरह उठाकर चकलाले से खुशाब ले गया था। जिस रोज़ मैं गली से रुखसत हुआ, निर्मला और पांडे मुझे सी ऑफ करने के लिए मौजूद थे। निर्मला ने कहा, मैं आपका शुक्रिया किस मुंह से अदा करूं। मैंने कहा, शुक्रिया तो आप कई रोज़ पहले ही अदा कर चुकी हैं, ये तो मैं ही ढीठ था कि फिर भी रुखसत नहीं हुआ। निर्मला ने अश्कबार होकर कहा, आप रुखसत हो जाते तो फिर। इससे आगे वो कुछ ना कह सकी और अपने खूबसूरत होंठ काट कर रह गई।